सस्पेंस क्या, मैंने तुम्हें लास्ट क्लास में छोड़ा था कि सस्पेंस, एक चीज छोड़ी थी। सस्पेंस मैंने तुमसे बोला था कि घर जाके सोचना एक बार, है ना, कहीं रिसर्च करने की या पढ़ने की, यूट्यूब पे देखने की, गूगल पे करने की जरूरत नहीं, तो सोचना एक बार कि हिंदुस्तान में सिर्फ हम जब कमा रहे हैं, हम टैक्स दे रहे हैं, तो क्या विराट कोहली टैक्स देगा अगर वो इंग्लैंड बाहर देश में अगर क्रिकेट खेल रहा है ना? और दूसरा, जो लोग आईपीएल में इंडिया में खेलने आ रहे हैं, है ना, जो आईपीएल में इंडिया में खेलने आ रहे हैं लोग, क्या वो इंडिया में टैक्स देंगे या नहीं देंगे? है ना, यही था ना मुद्दा, कि हम हिंदुस्तान में टैक्स देंगे या नहीं देंगे, और वो हमारे यहाँ खेलने आ रहे हैं तो वो हमारे यहाँ टैक्स देंगे या नहीं देंगे। राइट, ये मुद्दे की बात थी। बोलो, ये क्वेश्चन सोचा था ना? अब समझना ध्यान से कि क्या अगर कोई भी एक प्लेयर बता दो जो विदेशी प्लेयर हो। हाँ, डेविड वार्नर है ना, चलो ठीक है भाई, ऑस्ट्रेलियन प्लेयर है डेविड वार्नर, वो इंडिया में खेलने आ रहा है, वो कह रहा है मैं खेलूंगा और पैसे भी लेके जाऊंगा, है ना। या हम देखें कि भाई मान लो हाईएस्ट बिड किसकी लगी, आईपीएल की हाईएस्ट बिड, है ना, 2018 में 14 करोड़ रुपए, है ना, 145 मिलियन, 14 करोड़ अब तक की, है ना। ये रहा मिचेल स्टार्क कोलकाता नाइट राइडर्स ने खरीदा कितने में सर? 24 करोड़ रुपए, मोटा मोटी 25 करोड़ मान लो, है ना, चलो, है ना। राइट, अब तक की हाईएस्ट हिस्ट्री है ये, मतलब इतना पैसा किसी भी एक प्लेयर को नहीं दिया गया। अब भाई तुम ये बताओ कि सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव 24 करोड़ रुपए, अब मान लो ये मिचेल स्टार्क इंडिया में अगर खेलने आ रहा है, तो भाई ये बता दो। हाँ सर, तनिष भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो भाई मैं बस ये जानना चाह रहा हूं कि जो मिचेल स्टार्क है, इसे इंडिया में टैक्स भरना या नहीं भरना? और क्योंकि मिचेल स्टार्क है कहां का? ऑस्ट्रेलिया का, तो ऑस्ट्रेलिया वाले भी टैक्स मांगेंगे। ऐसे भैया मान लो विराट कोहली के साथ है, विराट कोहली इंग्लैंड खेलने गया, इंग्लैंड वाले कह रहे हैं हमारे यहाँ खेल रहा है तो क्या कर, टैक्स भर। और फिर इंडिया वाले क्या बोल रहे हैं, तू है तो, अबे है तो तू इंडिया का भाई, आधार कार्ड नहीं बने तेरा, है कि नहीं बात, तो तू क्या कर, इंडिया में टैक्स भर। अब एक इंसान इस सोच लपेटे में, भाई मैं वहां भी टैक्स भरूं यहां भी टैक्स भरूं, मेरी जेब में बचेगा क्या, है कि नहीं बात। राइट, इसके लिए भाई एक बहुत ही खतरनाक चीज बनाई ताई ने हमारे, इसके लिए बनाई फाइनेंस मिनिस्टर ने, नेक्सस थ्योरी। क्या बनाई? नेक्सस का मतलब पता क्या होता है? नेक्सस एक मोबाइल भी आता था पहले, है ना, तो नेक्सस का मतलब क्या होता है जानते हो? नेक्सस का मतलब होता है किसी चीज से किसी को लिंक कर देना, यानी कि जुड़ाव। क्या मतलब होता है? हाँ, जुड़ाव। नेक्सस थ्योरी बनाई, नेक्सस थ्योरी। ताई ने बोला इस थ्योरी के हिसाब से अगर कोई भी पर्सन इंडियन है, ये कह दो इंडियन रेजिडेंट है, अभी हम सीखेंगे कि रेजिडेंट कैसे निकाला जाता है। इस नेक्सस थ्योरी के हिसाब से हर इंडियन का ऑटोमेटिकली क्या होता है, ऑलवेज नेक्सस माना जाता है इंडिया से, तो उसे तो इंडिया में टैक्स भरना पड़ेगा ही पड़ेगा। उसको ये सोचना नहीं है कि भैया मैं इंडिया में टैक्स भरूं या ना भरूं। बात समझ में आई? राइट, दैट पर्सन इज ऑलवेज हैज नेक्सस। हाँ ठीक है, पूछी नहीं जाएगी एग्जाम में, बता रहा हूं। लेकिन अगली बार नेक्सस थ्योरी अगर इंडियन की जगह किसकी बात करें सर, किसी विदेशी नॉन रेजिडेंट की बात करें, नॉन रेजिडेंट यानी कि फॉरेनर की बात करें, तो उससे क्या बोला गया? उससे बोला गया भाई क्या तुझे इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा? सबसे पहला मुद्दा ही है, बोलो टैक्स देना पड़ेगा, देना पड़ेगा? हमारा जन्म क्यों हुआ है? टैक्स भरने के लिए। तो हमारे से तो लूटे जाए कम से कम, है ना, किसी और पे भी तो टैक्स का बोझ डालो, या हम पे डालोगे सारा जो हम कर 24 करोड़, है ना। हम तो सोचो पूरी जिंदगी हम 24 करोड़ कमा लें, वही बड़ी बढ़िया बात है कि नहीं बात? राइट, और 24 करोड़ रुपए एक प्लेयर को तुम क्या कहते हैं सिर्फ एक महीने खेलने के लिए दे रहे हो, सो वो खेले ना खेले पूरा ये भी नहीं पता, है कि नहीं बात? राइट, तुम उसको 24 करोड़ रुपए दो, तो हमारे ऊपर तो बहुत, है ना, जाति कर रखी है, उनसे तुम टैक्स नहीं ले रहे। ताई को ये बात बुरी लगी, ताई ने कहा ये तो हमारे देश में ही बगावत कर देंगे। तो नेक्सस थ्योरी के हिसाब से एक नॉन रेजिडेंट इंडिया में टैक्स भरेगा अगर वो क्या करे, हाँ, कहां कमाए सर? अर्न इन इंडिया। कहां कमाए बाबू? हमनी कहां कमाए? इंडिया में कमाए। एक तो ये तरीका, उसे टैक्स देना ही देना पड़ेगा।
बोलो देना पड़ेगा, देना पड़ेगा, देना पड़ेगा। और वो इंडिया में कमा रहा है। अगली बात, उस पर्सन को एक और तरीके से इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा। अगर वो इंडिया में ना कमाए तो भी इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा। बोलो कब? नहीं नहीं, और वो इंडिया का नहीं है भाई, वो इंडिया का नहीं है, मिचेल स्टार्क है ना। बताओ, वो इंडिया का ना हो तो भी उसे इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा। जब वो इंडिया में आकर वो खेल तो लिया। तो फिर और तो देगा। एक तरीका और है, अगर वो अपनी इनकम की फर्स्ट रिसिप्ट कहां कर दे? इंडिया में कर दे। पहली रिसिप्ट इंडिया में कर दे। पहली रिसिप्ट कैसे? मान लो क्या कहते हैं, मिचेल स्टार्क ऑस्ट्रेलिया में मैच खेल रहा है, या मान लो इंग्लैंड में मैच खेल रहा है, या मान लो साउथ अफ्रीका में मैच खेल रहा है, उसका आखिरी मैच था, वहां पे उसको कुछ पैसे मिलने थे, उसने बोला यहां मत भेजो, कल ही वो तो मुझे इंडिया जाना है, इंडिया भेज दो भाई। तो उसकी पहली रिसिप्ट कब हुई? पहली रिसिप्ट इंडिया में आ गई, है ना, राइट। तो ताई ने बोला कि भाई नेक्स्ट चोरी का मतलब है अगर आपने इंडिया को टच कर दिया, या आपने इंडिया को, है ना, इंडिया से लिंक स्थापित कर दिया, तो बस ताई ने गाना गाया, टच करके कहाँ जल्दी बच करके, है ना, समझ में आई बात। तो अगर आपने इंडिया को टच किया है तो बताओ, इंडियन पर्सन हैज ऑलवेज हैव टच विद इंडिया, उसको तो खून में है, तो विराट कोहली को देना ही पड़ेगा। हाँ, है कि नहीं बात। नॉन रेजिडेंट का टच कब होगा इंडिया से? बताओ, नॉन रेजिडेंट का, नॉन रेजिडेंट का टच कब मानेंगे? जल्दी बोलो रे नलायको। फिर या तो वो इंडिया में या तो इंडिया में वो कमाए, अर्न इन इंडिया या रिसिप्ट इन इंडिया। बोलो जल्दी, अर्न इन इंडिया या रिसिप्ट इन इंडिया, अर्न इन इंडिया या रिसिप्ट इन इंडिया, जोर से बोलो, अर्न इन इंडिया या रिसिप्ट इन इंडिया। आवाज नहीं निकाल रहे मुंह से, बात समझ में आई? इसका मतलब विदेशी कोई बंदा हो, उसे ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि मुझे हिंदुस्तान में टैक्स देना है अगर मैं अर्न इन इंडिया करता हूं या मैं। अब सवाल ये आता है कि मिचेल स्टार्क ने कुछ पैसे ऑस्ट्रेलिया में कमाए और पहली रिसिप्ट उसने ऑस्ट्रेलिया में ही ले ली। अब कह रहा है इंडिया जा रहा हूं, घूमना फिरना है, कुछ पैसे इंडिया में ट्रांसफर कर दो। अब वो पैसे उसके ऑस्ट्रेलियन बैंक से इंडियन बैंक में ट्रांसफर किए गए। अब क्या उसका नेक्सस, उसका लिंक इंडिया से स्थापित करके टैक्स ले सकते हैं? नहीं, अब नहीं ले सकते। अगर हमने ऐसा करना शुरू कर दिया तो इंडिया में टूरिज्म खत्म हो जाएगा। बताओ क्यों? जितने भी टूरिस्ट आते हैं उन सबकी सेकंड रिसिप्ट तो होती है इंडिया में। अब वो इंडिया में पैसा लेके आते हैं, वो सेकंड ही तो होती है, जिससे वो किस में कन्वर्ट करते हैं? रुपीज में कन्वर्ट करते हैं। तो कहते हैं हमने कमाया तो भैया विदेश में, इंडिया में क्या कर रहे हैं? रुपीज में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो तुम उनसे कैसे टैक्स ले लोगे? उनकी कमाई इंडिया नहीं है, लेकिन अर्न इन इंडिया में उनकी कमाई इंडिया में मानी जाती है। फर्स्ट रिसिप्ट इन इंडिया में भी उनकी कमाई इंडिया में ही मानी जाती है। बात समझ में आई ना? तो इसका मतलब अर्न इन इंडिया और रिसिप्ट इन इंडिया से एक नॉन रेजिडेंट को टैक्स देना, और इंडियंस को हमेशा क्या करना है? देना ही देना है, देना ही देना है। बोलो सर, समझ में आ गई बात? ABCD याद कर ली थी घर जाके? देखना नहीं है, रट लेना उसे ABCD को, MCQ में आ जाएगा, फिर गोला लग जाएगा, है कि नहीं बात। अब मुद्दा ये आता है कि पहला चैप्टर हमें ये बताता है कि किसी भी पर्सन को इंडिया में टैक्स कब भरना है, राइट। इंडिया में, पूरे दुनिया में कोई बंदा इंडिया में टैक्स भरेगा इस चैप्टर के हिसाब से। और इस चैप्टर का क्या नाम दिया? रेजिडेंशियल स्टेटस। अब ये तुम स्टेटस खेलते हो ना आजकल, मेरा स्टेटस देखा तूने, है ना, और फिर ये भी चेक करना है कि किसने देखा किसने नहीं देखा, है ना, जिसको दिखाना तो उसने देख लिया, तसल्ली हो गई, है कि नहीं बात। तो ये जो तुम गेम खेलते हो आपस में, है ना, तो ताई कह रही है बच्चों वाले गेम तुम अब खेल रहे हो, रेजिडेंशियल स्टेटस वाले बच्चों वाले खेल, ये सब खेल में, हाँ 175 साल से ताई तो नहीं, पर ये खेल हमारे देश आज़ादी से खेला जा रहा है, 1961 से तो खेला ही जा रहा है। बस मैं किसी भी बंदे का पर्सनल स्टेटस नहीं जानती, ना मैं पर्सनल स्टेटस बताती, मैं उस बंदे का देश का स्टेटस बताती हूँ। किसका बताती हूँ? देश का स्टेटस। अगर उसके देश का स्टेटस हमारे इंडिया के स्टेटस के हिसाब से मैच कर जाता है तो भाई जान चली जाए, टैक्स ना जाएगा, टैक्स तो देना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले स्टेटस निकलता कैसे ये अगली क्लास में बताऊंगा, लेकिन ताई ने बताया स्टेटस जो होते हैं हमारे देश में 3 होंगे। कितने होंगे भाई? तुम्हारे तो 3 ही है, या तो सिंगल, या एंगेज, या फिर कॉम्प्लिकेटेड। दांत दिखा रहा पीले पीले, कह रहा मुझे नहीं पता, है कि नहीं बात। तो या तो तुम्हारा स्टेटस सिंगल है, या तुम्हारा
चलो मैरिड वालों का, जैसे मेरा तो मैरिड हो गया है ना। या फिर तीसरा कॉम्प्लिकेटेड, कुछ नहीं पता भाई, जीवन बिल्कुल क्या चल रहा है, कॉम्प्लिकेशन में चल रहा है। तो ताई ने बोला लोग बाग सिंगल, मैरिड, कॉम्प्लिकेटेड इसी तरीके है ना, स्टेटस इसी तरह के स्टेटस में उलझे रहते, तो मैं भी 3 ही बनाऊंगी। कितने बनाऊंगी? 3 स्टेटस बनाऊंगी। तो ताई ने बोला 3 स्टेटस मैंने जो इजाद किए वो इजाद किए ऐसे। पहला, एक होगा जो बंदा इंडिया में रेजिडेंट तो होगा ही होगा, साथ में वो होगा ऑर्डिनरी रेजिडेंट। क्या होगा भाई? ऑर्डिनरी, समझ रहे हो? मतलब कि मतलब सपने में भी उसे कह दो ना कुछ, तो वो क्या बोलेगा? गाना ये गाएगा, आखिर दिल है हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल पर जानी, आखिर दिल है हिंदुस्तानी। वो बेचारा बिल्कुल तन मन धन से अपने आप को भारत माता के लिए क्या कर चुका है? निछावर, समर्पित कर चुका है। मैं रहूंगा भी और मरूंगा भी, है ना, राइट। धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा। बस वो ये बंदे देशभक्ति के गाने गाता है, ठीक है। उसे ताई ने नाम दे दिया रेजिडेंट के साथ साथ बिल्कुल अखंड रेजिडेंट, ऑर्डिनरी रेजिडेंट। मतलब उसके दिल और दिमाग पर भी ये छाप है कि मैं रेजिडेंट तो हूं ही हूं, साथ में मैं क्या हूं? ऑर्डिनरी। मैं सोचूंगा भी नहीं विदेश जाने का, और अगर जाऊंगा भी तो किसी खर्चे पे जाऊंगा? अपने पे नहीं, किसी और के। जैसे कंपनी ने भेज दिया, चल 2 महीने के लिए दुबई होया, है ना, या ट्रेनिंग पे वहां होया, समझ रहे हो बात को? वो बेचारा बिल्कुल इसी तरीके का, बिल्कुल तसल्ली बख्श। बात समझ में आई? उसे बोलेंगे रेजिडेंट एंड। और ये जो बना रहा हूँ ये सारी बातें किसमें लिखनी है? क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, कहाँ करेंगे? कॉपी में, है ना। रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट। अब सुनना ध्यान से, एक रेजिडेंट और ऑर्डिनरी रेजिडेंट है ना, राइट। एक छोटी सी ट्रिक से तुम्हें बात समझ में आ जाएगी। एक नॉन रेजिडेंट है। नॉन रेजिडेंट क्या है? नॉन रेजिडेंट। नॉन रेजिडेंट समझ लो जो इंडिया में बहुत ही कम दिन रहा हो, मतलब घूमने फिरने आ गया, 1 आध महीने के लिए आ गया तो आ गया, बात खत्म, है ना। जैसे जितने भी विदेशी पर्सन होते हैं जो इंडिया में मैच खेलने आते हैं वो सब नॉन रेजिडेंट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? नॉन रेजिडेंट। तो कोई इंडिया में 1-2 महीने रुक गया तो उसका मतलब ये नहीं कि उसे रेजिडेंट बना देंगे, है ना। तो अगला सवाल ये आता है कि सर हम रेजिडेंट कब मानते हैं? तो याद करो तुमने, क्या तुम्हें याद है, ये वाला गाना गाते हुए, क्या तुमने जब कंपनीज एक्ट में फाउंडेशन में ओपीसी का कॉन्सेप्ट पढ़ा था तो उसमें रेजिडेंट कितने में था बंदा? 182 है ना, उसमें लिखा भी है। हालांकि उसमें ओपीसी पे कोई फर्क नहीं पड़ता रेजिडेंट हो या ना हो, लेकिन लिखा था एक बंदा इंडिया में रेजिडेंट तब होता है जब वो बंदा इंडिया में कितने दिन रुक जाए। वही बात है एक्चुअली में। वो जो लॉ वहां लिखा गया है वो इनकम टैक्स एक्ट से चुराया गया है। इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन 5 और सेक्शन 6 ये बोलता है, क्या बोलता है? सेक्शन 6 ये बोलता है अगर पूरे दुनिया में से नहीं, पूरे ब्रह्मांड में से, है ना, जैसे जादू आ जाए, जादू, अगर जादू भी इंडिया में 182 डेज रह गया, कितने दिन रह गया, तो वो ना हम उसे क्या मान लेंगे? हम उसे रेजिडेंट मान लेंगे, फिर तो वसूली लेंगे उससे, है ना, फिर तो उसे रेजिडेंट मान लेंगे। क्या मान लेंगे? इतनी बात समझ में आई? अब एक नॉन रेजिडेंट हमेशा वो बंदा होगा जो इंडिया में कितने दिन रहा होगा? नहीं रहा होगा, 182 नहीं रहा होगा। तो एक नॉन रेजिडेंट नेक्सस थ्योरी के हिसाब से इंडिया में कब टैक्स देता है? नेक्सस थ्योरी के हिसाब से। तो ये लिखी बात अर्न इन इंडिया, और ये लिखी बात यहाँ रिसीव लिखा है, यहाँ क्या लिख लेंगे अपनी किताब में? फर्स्ट रिसिप्ट। तो यहाँ राइट लगाने का मतलब क्या है? यहाँ राइट लगाने का मतलब क्या है? उसकी इनकम इंडिया में टैक्सेबल है ना। हाँ, उसकी इनकम यहाँ निकालो, उसमें ये ब्लॉक खाली दे रखा है किताब में तो लिखना पड़ेगा। उसकी इनकम इंडिया में क्या है? टैक्सेबल है, ठीक है। एक नॉन रेजिडेंट, अब सुनो, अब वही नॉन रेजिडेंट मिचेल स्टार्क ये बोल रहा है इंडिया में आके कि जो मैं, मान लो गेम, वो एक लीग खेल रहा है ऑस्ट्रेलियन बिग बैश लीग, है ना, ऑस्ट्रेलिया वाले ही खिलाते हैं, ऐसे आईपीएल होता है ना, ऐसे ऑस्ट्रेलियन। वो कह रहा है ऑस्ट्रेलियन लीग में जो मैं पैसे कमा रहा हूं, क्या उस पर टैक्स इंडिया में दूंगा? बोलना। अगर बगल से पाकिस्तान तुम्हें कह दे वैसे हमारी हालत खराब चल रही है, तुम इंडिया में पैसे कमा रहे हो, उसका टैक्स हमें दे दो, दे दोगे उन्हें? दे दोगे उन्हें? बांग्लादेश को दे दोगे? क्योंकि क्या कहोगे, भाई हम अपने इतने तो चोरी कर रहे हैं टैक्स की, है ना, कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, अगर प्लानिंग कैसे बचाएं, तेरे को और दे टैक्स। तो ये ऑस्ट्रेलिया वाला वो नहीं बोलेगा मिचेल स्टार्क, अभी ऑस्ट्रेलिया में मैं रहता हूँ, ऑस्ट्रेलिया में मैं कमाता हूँ, इंडिया को भेज दूँ पैसा, इंडियन सरकार को क्यों दे दूँ पैसा? मैंने वो पैसा कहाँ कमाया और फर्स्ट रिसिप्ट भी कहाँ करी? ऑस्ट्रेलिया। तो तुम्हारा क्या अधिकार बनता है भाई? तुम्हारा क्या अधिकार बनता है मुझसे पैसे मांगने का? तो बड़ी इंसल्ट महसूस हुई ताई को, है ना। तो ताई ने क्या लिख दिया?
मत बन हीरो, मत बन, चिल्ला मत, ना ले तुझसे कुछ, क्या है कि नहीं बात? क्या चीज? हाँ वो तो क्या अर्न इन इंडिया। सर तो आर के केस में तीनों में ही ठीक हो जाएगा। एक मिनट हम बोलता ना, एक मिनट सुनो ध्यान से अभी, है ना, सुन लो बात, सुन भाई। यानी कि एक नॉन रेजिडेंट जो इंडिया में 182 दिन नहीं रुकता, वो अर्न इन इंडिया पे टैक्स देगा, रिसीव इन इंडिया पे टैक्स देगा, अर्न एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया पे टैक्स नहीं देगा। अब आती है बात तुम्हारी मेरी, है ना। अगली क्लास में तुम ये जान जाओगे तुम भी कौन हो, ROR, रेजिडेंट नहीं, अखंड रेसिडेंट, ROR, और मैं भी कौन हूँ, ROR, है कि नहीं बात। जो कभी विदेश नहीं गए और जाएंगे तो कैसे जाएंगे, कंपनी के खर्चे पे जाएंगे, है कि नहीं बात। ROR, एक ROR रेजिडेंट के साथ साथ ऑर्डिनरी रेजिडेंट, है ना, खून में इंडिया है ना, इंडिया छोड़ने का हम सोच भी नहीं रहे, वो इंडिया में पैसे कमा रहा है, टैक्स देगा ही नहीं देगा। ताई कह रही है भाई नॉन रेजिडेंट से वसूल रहे हैं तो तू तो देगा ही देगा भाई, देश नहीं चलाना हमें। फर्स्ट रिसिप्ट इन इंडिया, टैक्स देगा ही नहीं देगा, देगा। दीदी रोने की बात नहीं है इसमें, देना तो पड़ेगा, बेचारी आंसू पहुंच रही हो, है कि नहीं बात, टैक्स देगा ही देगा, देगा। तीसरा सवाल है बहुत ही गंभीर सवाल, गौतम गंभीर से भी गंभीर सवाल। अब ये सवाल है विराट कोहली के ऊपर, है कि नहीं बात। अब सुन तो लो बात, अब विराट कोहली या इंडियन क्रिकेट टीम का कोई भी मेंबर जो रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, क्योंकि उन वो सब 182 दिन इंडिया में रह चुके हैं, वो मैच खेलने जा रहे हैं दुबई। अब जैसे T20 वर्ल्ड कप होगा इस साल में, तो वो वेस्ट इंडीज और US में है, तो वो मैच खेलने जाने, अमेरिका में मैच खेल रहे हैं वो, और वहां पैसा कमा रहे हैं। यानी विराट कोहली अर्न इन दुबई एंड रिसीव इन ऑल्सो दुबई। अबू धाबी में मैच चल रहा है भाई, UAE में, है ना। विराट कोहली कह रहा है वहीं कमा रहा हूं, और मजेदार बात यह है कि वहां कमाने के साथ साथ इंडिया में पैसे नहीं भेज रहा, पहली रिसिप्ट वहीं के खाते में मंगा रहा हूं, और वहीं खर्च दूंगा। बोलो और बताओ, दुबई गया, वहीं कमाया, वहीं प्राप्त कर लिया, और वहीं उड़ा दिया, उनने शॉपिंग कर ली। अब ताई कह रही है अर्न विराट कोहली अर्न इन इंडिया रिसीव इन इंडिया, या यू एंड मी अर्न इन इंडिया रिसीव इन इंडिया, टैक्स देंगे, है ना। पर यू एंड मी अर्न आउट एंड रिसीव आउटसाइड इंडिया, टैक्स देंगे नहीं देंगे? बोलो। ताई ने बोला नहीं देंगे, तो ताई ने पूछा फिर गाना क्यों गा रहा है वाला, ना फिर तू गाना क्यों गा रहा है, आखिर दिल है हिंदुस्तानी, किस बात के लिए गाना गा रहा है, आखिर दिल है हिंदुस्तानी। बोलो देंगे नहीं देंगे, ऑनलाइन वालों भाई, देंगे नहीं, देना पड़ेगा। हाँ, फर्स्ट रिसिप्ट का मतलब होता है किसी भी कहीं से भी जब मैंने पैसा प्राप्त किया हो तो वो मेरे खाते में आए। ऑनलाइन वाले बच्चे पूछे सर फर्स्ट रिसिप्ट का मतलब क्या होता है। जैसे मान लो मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, है ना, तुमने मुझे फीस दी, तो तुम्हारे खाते से पहली बार मेरे खाते में पैसे कहां पहुंचे? मैंने कहा मेरी फीस ना भाई अमेरिका भेज दे, तो मेरी फर्स्ट रिसिप्ट क्या हुई? US हो गई। तुमने कहा सर अब विदेशी खाते मत दो, इंडिया का दे दो। मैंने कहा चल मेरा HDFC का खाता ले ले इंडिया का, तो फर्स्ट रिसिप्ट क्या हो गई? इंडिया हो गई। तो फर्स्ट रिसिप्ट मतलब है जब भी मैं लेन देन के बाद पहली बार पैसा प्राप्त करता हूं तो पैसा किस कंट्री के बैंक अकाउंट में जा रहा है कि नहीं बात, है ना, वो होगी फर्स्ट रिसिप्ट। अब म्यूचुअल स्टॉक का मैंने नहीं तो बताया, म्यूचुअल स्टॉक कह रहा है कि मैंने ऑस्ट्रेलिया में मैच खेला या मैंने साउथ अफ्रीका में मैच खेला, पर जो मुझे पैसा दे रहा है उसको मैंने ये बोल दिया पैसा मेरा ऑस्ट्रेलिया मत भेजना, पैसा मेरा कहां भेज दो? इंडिया भेज दो। तो उन्होंने सीधा इंडिया के खाते में डायरेक्ट ट्रांसफर कर दिया, तो होती है फर्स्ट रिसिप्ट। सेकंड रिसिप्ट क्या होती है? मेरे खाते से मेरे ही खाते में, मेरे खाते से मेरे ही खाते में। अब मान लो मैं भाई विदेश घूमने जा रहा हूं, तो अपने खाते से मैंने विदेशी खाते में पैसे डलवा दिए ताकि मैं वहां क्या ले सकूं? डॉलर ले सकूं। तो मेरे से मेरे खाते में होती है सेकंड रिसिप्ट। सेकंड रिसिप्ट टैक्सेबल नहीं होती, लेकिन किसी और के खाते से मेरे खाते में ये होती है फर्स्ट रिसिप्ट, और फर्स्ट रिसिप्ट क्या होती है? टैक्सेबल होती है। बोलो इतनी बात समझ आई? तो विराट कोहली को बोला भाई एक बात याद रखियो जीवन में, क्रिकेट मैच तू यहां मत खेल, मंगल ग्रह पे खेल। कहां खेल? मंगल ग्रह पे खेल। अगर तू क्रिकेट मैच मंगल ग्रह पे भी खेलेगा तो भी क्या होगा? हिंदुस्तान में टैक्स देना पड़ेगा। बताओ हमारा जन्म क्यों हुआ है? टैक्स भरने के लिए। बताया था ना हमारा जन्म क्यों हुआ दीदी? टैक्स भरने के लिए। तो तुम कैसे कह दोगे हम नहीं देंगे टैक्स? और तुम हो कौन? ROR। तो ROR से तो भाई एक डायलॉग लिख लो, जन्म भर का डायलॉग है, जन्म भर का। आने वाले सभी क्लाइंट को यही सलाह देनी है, भाई अगर तू ROR है तो भले तू अपनी एक्स को अपना चांद कहता हो, चांद मेरा चांद, है ना, की बात, चांद भी टैक्स है। हाँ
चांद पर भी जाके अगर तू पैसे कमाएगा ना, अगर कोई तुमसे कहते चांद पे प्लॉट मिल रहा है ना, चलती है बात आजकल। वो टेस्ला वाले ने खरीदा चांद पे जमीन, पैसा इतना उसके पास, धरती पे जमीन खरीद ली उसने, कहाँ खरीद रहा है? एलॉन मस्क। तो भाई तू चांद पे भी अगर पैसा कमा लेना, पता नहीं क्या करेगा वो। चांद पे भी पैसा कमाएगा, टैक्स कहाँ देगा? अगर तू ROR है तो। मतलब एक ROR का बंदा सपने में भी अगर पैसा कमा लेना कहीं मंगल ग्रह पे जाकर, ताई सपने में आके बोले कि टैक्स यहाँ भरेगा तू, है कि नहीं बात? राइट, सोचियो मत, क्योंकि तू कौन है? ROR। अब ये बेचारा बिल्कुल बीच में अटका, आसमान से टपका खजूर में अटका, कौन? RNOR, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। तो कह रहा था मुझे फंसा लिया तुमने, है ना, आधा हिंदुस्तानी और आधा विदेशी, इंडो वेस्टर्न कपड़ों की तरह, इंडो वेस्टर्न, है कि नहीं बात? आधे इंडियन और आधे वेस्टर्न। तो उससे बोला भाई तेरे लिए तो बहुत सिंपल सी बात है, तू अपने बगल में झांक, बगल वाले छज्जे में, है ना, जैसे पड़ोसी आंटी हमारे छज्जे में झांकती है, ऐसे बगल वाले, अरे चिंटू की मम्मी सुनती हो, है कि नहीं बात? ऐसे भाई, ऐसे बगल वाले के छज्जे में झांक। तो इसने इस छज्जे में झांका, फिर ताई ने बोला तू आधा तो हिंदुस्तानी है नालायक, तू आधा तो हिंदुस्तानी है ना, अगर तू आधा हिंदुस्तानी होकर ये सोच रहा है कि मैं अन इंडिया पे पैसे ना दूं, तो भाई ये क्या पागल बैठे हैं जो कह रहे हैं हम तो हिंदुस्तानी है ही नहीं, तुम हमसे टैक्स दे रही हो? तू आधा हिंदुस्तानी है तो नॉन रेजिडेंट की तरफ तुझे टैक्स तो देना पड़ेगा। तो आंख मीच के राइट और राइट, है ना। तुम एक नॉन रेजिडेंट विदेशी से टैक्स ले रहे हो, तो जो बंदा खुद को आधा हिंदुस्तानी बोल रहा है उससे तो तुम टैक्स लोगे, है ना। अगली क्लास में कैलकुलेट करेंगे कि ROR कैसे होता है, RNOR कैसे होता है, NR कैसे होता है। इनकी कैलकुलेशन होती है डेज वाइज, कैसे होती है वो अगली क्लास में सीख लेंगे। अभी देखेंगे लेकिन ये टैक्स कब देंगे। एक कॉलम खाली रह गया, एक RNOR, उसने पैसा कमाया और प्राप्त किया आउटसाइड इंडिया, तो बताओ इंडिया में टैक्स देगा नहीं देगा? ए बाबू, इंडिया में टैक्स देगा कि नहीं देगा? क्या लगता है सर? देगा तो। और अगर हम सीधा इस पे क्या लगा दें, सीधा इस पे क्या लगा दें, राइट लगा दें, तो फिर वो कहेगा कि ROR और RNOR में जब मेरा पूरा डेटा सेम है तो फिर मुझे मर्ज कर दो ना इसमें, फिर तो लिखो ROR ऑब्लिक RNOR। 3 कॉलम क्यों बनाया ताई तुमने? 3 कॉलम क्यों बनाए? तो ताई का तीसरा कॉलम बनाने का मकसद ये था कि एक RNOR से टैक्स लेंगे तो वो इसके बराबर हो गया, टैक्स नहीं लेंगे तो वो इसके बराबर हो गया। तो RNOR बोल रहा है या तो यहां मर्ज कर दो या फिर यहां मर्ज कर दो, है कि नहीं बात? तो ताई ने बोला क्या जुगाड़ निकाला हुआ? ताई ने बोला राइट तो लगाऊंगी लेकिन एक छोटी सी शर्त के साथ, एक RNOR को इंडिया में टैक्स देना है अगर जहां पे वो पैसा कमा रहा है वो ब्रांच है और उसका हेड ऑफिस इंडिया में हो, या फिर उसका कंट्रोल हो जाए, कंट्रोल कहां पे हो? इंडिया में हो, या फिर क्वेश्चन में लिखा मिल जाए सेटअप। इन तीनों में से कोई भी शब्द लिखा मिल जाए, और क्या लिखा मिल जाए? इन इंडिया। एग्जाम में प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा, थ्योरी कुछ नहीं आएगा, इनकम टैक्स में सब प्रैक्टिकल आएगा। अभी करेंगे प्रैक्टिकल। बोलो बाबू, नहीं बात? अब एक बार ध्यान से देखते हैं। अगर तुम देखो रट्टेबाज बालक तुम हुई और रटने में कोई बुराई नहीं है, तीनों के लिए 2 चीजें कॉमन है, अन इंडिया रिसिप्ट, अन इंडिया फर्स्ट रिसिप्ट इन इंडिया, अन इंडिया फर्स्ट राइट 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 राइट। सारा मसला क्या है? सिर्फ इसे याद करने का है, अन एंड रिसीव आउटसाइड इंडिया। अगर तुम ROR राइट, अगर तुम NRO तो मिचेल स्टार्क को याद कर लेना, है ना, राइट, कि भाई हम तुझसे टैक्स नहीं लेंगे। आसमान से टपका खजूर में अटका, बीच वाले को क्या बोला? तुझसे टैक्स लेंगे अगर तू कमा तो विदेश में रहा है, तू कमा तो अर्न एंड रिसीव आउटसाइड इंडिया रहा है, लेकिन तेरी कंट्रोल या हेड ऑफिस या सेटअप इंडिया में। याद हो जाएगी बात, है ना। अभी क्वेश्चन करेंगे। अगली बात भाई, अब मान लो भाई
तुम पहुंचे विदेश में, है ना, भगवान करे तुम्हारी बढ़िया सी जॉब लग जाए, तो मैं इस बार तुम सच में कहाँ पहुंच जाओ, 5-10 साल तुमने खूब पैसा कमाया, 5-10 साल तुमने कमाए नहीं कमाए, कमाओगे नहीं कमाओगे भाई, ठीक है। फिर तुमने फिर एक गाना सुना एक दिन, ये वाला, कौन सा गाना, हाँ घर आजा परदेसी, हाँ ये आ गया भाई, ये आ गया, बहुत ही इमोशनल तुम। बस अगली लाइन सुन के किसकी याद आ गई, अरे किसकी याद आ गई मुन्नी, रो मत, किसकी याद आ गई, देश की और मम्मी की याद आ गई। तुमने कहा मम्मी के पास जाना मुझे, बस भाई तुमने रोना शुरू कर दिया भाई, जैसे रो रहा बेचारा, चश्मा निकाल निकाल के पहुंच रहा है, तुमने रोना शुरू कर दिया, मम्मी की याद आ गई, मम्मी के पास जाना है, वीडियो कॉल से मजा नहीं आ रहा, अब मम्मी के पास जाना है कि नहीं, बात जाना है नहीं जाना। अब तुमने कहा भाई बोरिया बिस्तर बांधो, रिजाइन दो, इंडिया में कहीं ना, अब इतना विदेश में पैसा कमा लिया, एक्सपीरियंस लिया, तो इंडिया में कहीं ना कहीं जॉब मिल ही जाएगी। तुमने रिजाइन दिया, बोरिया बिस्तर बांधा, और मान लो तुमने वहां पे जाके भगवान करे 10 करोड़ रुपए इकट्ठे कर लिए 5 साल में, बढ़िया डॉलर में पैसे कमाए तुमने, $1 80 रुपए का ना, 10 करोड़ रुपए इकट्ठे कर लिए। अब तुमने वो जो 10-20 करोड़ रुपए वहां से इकट्ठे करे, वो वहीं थोड़ी छोड़ दोगे अमेरिका में, बोलो समझ में आई ना बात, ट्रंप को थोड़ी दिया होगा, ट्रंप भैया तू ले ले, है कि नहीं बात, राइट ना, जो बाइडेन को दिया होगा, है कि नहीं बात। तुमने कहा भाई यहाँ थोड़ी छोड़ दूंगा, यहाँ भेजूंगा, अब घर लेके आऊंगा, अब ट्रक में भर के तो लाओगे नहीं, है ना, बैग में भर के नोट आने $10 कहाँ ट्रांसफर करने पड़ेंगे, इंडिया में ट्रांसफर करने पड़ेंगे। अब जैसे तुमने पैसा कमाया पिछले 10 सालों में, 5-10 सालों में, जब तुम इंडिया में लेके आए, ताई ने वहीं पकड़ लिया एयरपोर्ट में, 10 करोड़, 10 करोड़ बोलने में 10 करोड़ रुपए लेके आया है ना, मोटा मोटी 30% मान लेते, 10 लाख के ऊपर 30% ही है, पुराना स्लैब रेट के हिसाब से भी चलो मान लें, तो भाई 10 करोड़ में से मोटा मोटी 3 करोड़ किसका, भैया मोबाइल मत चलाओ, 3 करोड़ किसका, हाँ ताई का हो गया। मोबाइल रखो अलग, शेयर मार्केट देख रहा होगा, है एक्सपायरी वाले दिन, कॉल पुट मत खेलो यहाँ पे, पैसे कमा लो पहले खुद, है ना। 10 करोड़ किसके भाई, 3 करोड़ किसके, मेरे। अब ये बताओ 10 में से 3 करोड़ चले जाएं, और साथ में मैं तुम्हें एक चीज़ और पढ़ाऊंगा अभी आगे जाके ना, लेवल 3 लेवल 4 में टैक्स का लेवल 2 लेवल कराए मैंने तुम्हें टैक्स के, लेवल 1 ओल्ड स्लैब रेट, लेवल 2 न्यू स्लैब रेट, लेवल 3 कराऊंगा ये वाला चैप्टर खत्म होने के बाद, और लेवल 4 कराऊंगा पूरा टैक्स पढ़ने के बाद। तो लेवल 4 में हम पढ़ेंगे सरचार्ज, क्या पढ़ेंगे, वहां पे लिखा है कि अगर तुम्हारी 3-5 करोड़ से ऊपर अगर इनकम हो जाती है तो 25% तो सरचार्ज लगता है, हाँ टैक्स के ऊपर, टैक्स किसकी तरह, एकदम एजुकेशन सेस की तरह। अब तुम कह रहे हो भाई पहले तो 3 करोड़ टैक्स दूं, 3 करोड़ का 25% और दूं, 75 लाख और दूं, और उसके बाद एजुकेशन सेस वगैरह और लगाओगे, तो 10 करोड़ मैंने कमा लिए, 10 करोड़ के ऊपर ताई तुम मुझसे 4 करोड़ का तो टैक्स वसूल लोगी। मम्मी को वही वीडियो, मम्मी मैं ना आ रहा, घर आजा परदेसी तेरा देश ना बुला रहा है ना, राइट, तुम मम्मी के लिए उल्टा गाना गा रहे हो, घर घर मेरे इधर है ना, विदेश वाले घर आजा मम्मी तेरा बेटा बुलाए रे, तो तुम मम्मी को बुला लो, मम्मी को बुला लो कि नहीं, खुद नहीं आओगे, क्यों, क्योंकि ताई तुमसे क्या मांग रही है, पिछले 10 साल का टैक्स एक साथ मांग रही है। तो अच्छी बात है गलती बात है, शाहिद कपूर आ गया नाच रहा है, गंदी बात, गंदी 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 बात। तो ताई कह रही है एक बंदा जो इंडिया में डॉलर लेके आ रहा है, इकोनॉमिक्स वाले लोगों ने समझाया, अरे ताई इकोनॉमी तो पढ़ ली होगी, टैक्स पढ़ ली थी, इकोनॉमिक्स भी तो पढ़ी होगी कुछ, अरे विदेशी मुद्रा इंडिया में आ रही है ना, और उसे तुम वहीं से वहीं लौटा रही हो, गुस्सा कर रहा हो। तो ताई की मजबूरी थी क्या, कि घर आजा परदेसी तेरा देश बुलाए रे, इस गाने को सुन के जो इमोशनल होगा और वापस देश आएगा, उससे मैं टैक्स नहीं लूंगी। तो मैंने कहा ताई देखो, माता समानो तुम तो, ताई है ना,
सीधा हिंदी में कहावत बता दूंगा मैं तो बच्चों को। ताई ने कहा क्या बताएगा, मैंने कहा मैं तो बच्चों को बता दूंगा, रात गई बात गई। एक और कहावत, गड़े मुर्दे मत उखाड़ो। मत उखाड़ो। अबे जो गड़े मुर्दे हैं, मुर्दे को उन्हें क्यों खाड़ रहे हो, कब्र से क्यों निकाल ले उन्हें? जो बेचारा विदेश चला गया और उसने वहां पैसा कमा लिया। अब एक बंदे ने 2015-16 में, मान लो 2015-16 में एक बंदे ने $1 लाख कमाए विदेश में, तुमने 15-16 में उससे टैक्स लिया? नहीं लिया, क्योंकि वो 15-16 में क्या था, नॉन रेजिडेंट था, इंडिया में आया ही नहीं। तो जो तुमने 15-16 में टैक्स नहीं लिया और आज हमारे प्रीवियस ईयर में वो कहां आ रहा है, तो 15-16 के $1 लाख पे तुम टैक्स क्यों मांग रही हो? कभी नहीं आएगा वो। कहो पिछले 10 साल में मैंने $10 लाख कमा लिया, मान लो मैंने 8 करोड़ रुपए कमा लिए, 10 करोड़ रुपए कमा लिए 10 साल में, तो मैं क्यों दे दूं इंडिया में टैक्स? मैं इससे बड़े वहीं रह लूंगा। उसने वहां भी तो टैक्स दिया होगा जब वो अमेरिका में कमा रहा है, तो अमेरिकन गवर्नमेंट ने भी टैक्स लिया होगा ना उससे। मैंने कहा ताई जब म्यूचुअल स्टॉक खेलने आया तो तुमने उससे टैक्स मान लिया? क्या बोल के माना? नेक्सस थ्योरी के हिसाब से तू क्या है, अन इंडिया, क्या निकाल, टैक्स निकाल। अमेरिका भी तो यही कर रहा है। अमेरिका भी कह रहा है तू यहाँ पे आया, नेक्सस थ्योरी के हिसाब से तू कहाँ पे लिंक हो गया, अमेरिका में लिंक हो गया, तूने अमेरिका में $1 लाख कमाए, ले 20% 30% तू हमें टैक्स दे। अरे एक बंदा पहले टैक्स दे दे के बेचारा पैसे जोड़ रहा है, तुम वो वहां टैक्स दे चुका है, तुम यहाँ भी टैक्स दे दो, सारा पैसा तो उसका दो तीन देशों में बट गया है कि नहीं बात? तो कभी नहीं आएगा वो। तो ताई ने बोला रात गई बात गई। भाई भूल तू विदेशी मुद्रा लिया, तो ताई ने इसे नाम दिया पास्ट अनटैक्स प्रॉफिट। एक ऐसा प्रॉफिट जो तेरे पिछले सालों का था, पास्ट मतलब पिछले सालों का था, और उस पर मैंने तुझसे टैक्स, तो पास्ट अनटैक्स प्रॉफिट शैल नॉट बी योर इनकम। बोलो खुशी की बात है, गम की बात है? अरे बहुत खुशी की बात है बाबू, बहुत खुशी की बात है। अगली बार विदेश में कहीं भी जाओ, चाइना से लेके दुबई से लेके अमेरिका से लेके कहीं भी चले जाओ, जो पैसा तुम कमाओगे उसे उस साल मत लाना। कब लाना? अगले साल लाना, है कि नहीं बात? तो 15-16 का पैसा 16-17 में लाना, 29-30 में कमाया तो 30-31 में लाना, तुम्हारा वो पैसा माफ है। एक साल गुजार लेना बस वहाँ, क्योंकि एक साल निकलते ही वो हमारे लिए देश में क्या हो जाता है, पास्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? पास्ट, वो भी अनटैक्स और प्रॉफिट माफ। तो हिंदी में लिख लें कहावत, बुक में लिख लेना, रात गई बस। रात मतलब पिछला साल गया, रात गई और बात। ठीक है, पिछली क्लास में बताया था जय जवान। बस ताई ने बोला खेती से पैसा कमाओगे तो भैया बस पेड़ पे मत लटक जाना। किसान बेचारे आत्महत्या कर लेते हैं, तो जेन्युइन किसानों के लिए क्या, जो भी किसानी कर रहा है, खेती कर रहा है, उसके लिए क्या कर देंगे हम, माफ। पढ़ेंगे एग्रीकल्चर वाला चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें लिखा है क्या खेती मानते हैं और क्या बिजनेस मानते हैं। अब तुम कहने लगो सर मैं तो फार्म हाउस खोल रखा है, हाँ तो भी खेती है ना, पढ़ेंगे खेती वाला चैप्टर, पहुंच तो जान दो वहां तक। समझ में ना बात? अब भाई फार्म हाउस तुमने खोल रखा है पर उसमें शादी चल रही है, तो खेती थोड़ी है कि नहीं बात? तो वो खेती नहीं है। लेकिन हाँ अगर तुमने खेती में जेन्युइन खेती कर रहे हो, तो जैसे मैं सब्जी उगा रहा हूँ, मैंने कहा भाई मैं कोई यहाँ पे शादी वादी नहीं करा था, मैं तो सब्जी उगा रहा हूँ, बेच रहा हूँ, तो मुझे क्या माना जाएगा, किसान। तो उस सब्जी बेचकर जो मेरी कमाई होगी वो क्या हो जाएगी भाई, एग्जेम्प्ट। समझ में आई? अब ये जो एग्जेम्प्ट है तीनों के लिए है, कभी सोचो एक के लिए है, तीनों के लिए ही पास अनटैक्स प्रॉफिट माफ, तीनों के लिए ही खेती माफ। बोलो इतनी बात समझ में आई? अरे बोलो रे भैया, बोल भी नहीं। ठीक है, अगली बात, कुछ भी लिखना नहीं है, अभी हो जाएगा। तुम इस बंदे को जानते हो? इसको नहीं जानते? तो इसको सेम नहीं। इसको तो जानते हो ना? क्या करता है भाई आदमी पिक्चर के हिसाब से? हाँ पायलट होता है, और कैप्टन जैक स्पैरो तो इंडिया का तो है नहीं, है ना? खजाने वो इनको लूट रहा है बेचारों को जगह जगह जाके, यानी कि इसे हिंदी में बोलते हैं समुद्री लुटेरा। क्या बोलते हैं? अब एक दिन भाई कैप्टन जैक स्पैरो, एक दिन भाई कैप्टन जैक स्पैरो भटकते भटकते कहाँ पहुंच गए, इंडिया भटक गए, टाइटैनिक ऐसे करते हुए कहाँ पहुंच गए, इंडिया पहुंच गए। उन्होंने कहा भाई बहुत लूटपाट मचा ली, बहुत थक गए यार, है ना, जहाज भी टूटा फूटा हो रहा है, कहाँ लटक जाओ, हाँ यहाँ गुजरात पहुंच जाते हैं, है ना, मोदी जी से बात कर लेंगे, ठीक है, ताई भी सुन लेगी हमारी, चलो
गुजराती गवर्नमेंट चल रही है। तो भाई भटकते भटकते कैप्टन जैक स्पैरो कहाँ पहुँच गए। अब ये बताओ कैप्टन जैक स्पैरो रेजिडेंट होंगे या नॉन रेजिडेंट होंगे, क्योंकि पहली बार ही भटकते हुए इंडिया में आए, ठीक है। और कैप्टन जैक स्पैरो जो नॉन रेजिडेंट हैं, जितनी भी विदेशी मुद्रा है वो अपने देश नहीं लेके गए, पहली बार समुद्र में लूटपाट करके फर्स्ट रिसिप्ट उन्होंने पहली बार इंडिया में ही डाल दी। उन्होंने कहा भैया मरम्मत करनी है तो कुछ दिन इंडिया में ताई से बात कर लेते हैं, इंडिया में रख लेंगे, फिर वापस क्या कर लेंगे, है ना, जब क्या कहते जहाज ठीक ठाक हो जाएगा उसे ले जाएंगे। अब ताई कह रही है भाई कैप्टन जैक स्पैरो फर्स्ट रिसिप्ट इन इंडिया, क्या लगेगा, टैक्स लगेगा। कैप्टन जैक स्पैरो फर्स्ट रिसिप्ट इन इंडिया, क्या लगेगा, टैक्स लगेगा, है कि नहीं बात। लेकिन इससे क्या हुआ, इससे भाई जितने भी शिप के लोग थे, शिप के बिजनेसमैन थे, उन्हें बहुत दिक्कत होती थी, है ना। उन्हें क्या होती थी, उन्हें बहुत दिक्कत होती थी। कैसे, इंडियन गवर्नमेंट ने ये बोला कि भाई मान लो ये यहाँ पे नीचे कौन आ गए भाई, हमारे लंकापति आ गए। अब उन्होंने एक ये विदेश से शिप आया, पहले एक शिप आया, इसने माल कहाँ बेचा, श्रीलंका बेचा। फिर ये शिप कहाँ पे आया, इंडिया में पहुंचा, और फिर इंडिया के बाद कहाँ चला गया मान लो, है ना, अपने देश चला गया यहाँ से। अब उसने देखा मैं श्रीलंका में कुछ पैसे कमाए, और पैसे कमा के मैं कहाँ ले आया उसे, पहली बार शिप मैंने इंडिया में लिया, क्योंकि इंडिया से भी मेरा क्या कर रहा है, बिजनेस चल रहा है। और इंडिया में पहली बार आते बिजनेस करते क्या कर दोगे तुम, टैक्स वसूल लोगे। तो बहुत सारे विदेशी शिप कंपनीज ने इंडिया के साथ बिजनेस करने से मना कर दिया, स्पेशली जब वो इंडिया के साथ साथ पाकिस्तान, श्रीलंका, चाइना या बांग्लादेश, इन लोगों के साथ बिजनेस करके साथ में बिजनेस अटैच करना चाहते थे कि भैया दो जगह से बिजनेस हो जाएगा। उन्होंने बोला भाई बांग्लादेश से चलाएंगे, ठीक है, तो बांग्लादेश से हम पैसा ले लिया सामान बेच के, फिर बंगाल पहुंच गए, बंगाल में तुम कह दोगे फर्स्ट रिसिप्ट इंडिया में यहाँ लेके पैसा निकाल, और फिर यूएस वाले भी मांगे। तो शिपिंग कंपनीज ने इंडिया के साथ बिजनेस बंद कर दिया। ताई को ये बात समझ में आई कि भाई ये तो बिजनेस लॉस हो रहा, क्या हो रहा है। तो ताई ने बोला अरे भैया सुनो, नाराज मत हो, स्पेशली उन्हीं के लिए, किसके लिए, कैप्टन जैक स्पैरो के लिए। अगर कैप्टन जैक स्पैरो जो कौन है, क्रू मेंबर है, क्रू मतलब हाँ शिप को जो चलाते हैं, और वो कौन है, नॉन रेजिडेंट है, और वो इंडिया में अगर पैसा लेके आएंगे तो हम उनसे क्या नहीं लेंगे, टैक्स ही लेंगे। हम उनका टैक्स हम माफ कर देंगे, कह देंगे भाई अमेरिका में दे देना। कहाँ दे देना भाई लोग, तुम टैक्स है, हाँ अमेरिका में टैक्स दे देना, हमें तुम्हारे टैक्स से कोई लेना देना नहीं। बात समझ भाई, यानी कि कैप्टन जैक स्पैरो कौन निकले, नॉन रेजिडेंट निकले, प्लस क्या निकले, शिप के मेंबर निकले, बोलो, प्लस उनकी इनकम कहाँ पे है, इनकम उन्होंने कहाँ कमाई, इनकम आउटसाइड इंडिया कमाई, लेकिन उसने फर्स्ट रिसिप्ट कहाँ कर दी, फर्स्ट रिसिप्ट कर दी इंडिया में, नो टैक्स। सिर्फ शिपिंग बिजनेसेस को बचाने, एक्सपोर्ट बचाने के लिए, है ना, कि तुम श्रीलंका से माल लो, इंडिया से माल लो, फिर चले जाओ, तुम्हारी पहली रिसिप्ट अगर इंडिया में भी होगी तो हम उनसे टैक्स नहीं लेंगे। बोलो समझ में आ गई बात, नोट कर लिया। और चौथी बात जो घर घर की कहानी है। अच्छा बता, तुमने कभी ये नहीं सोचा पॉकेट मनी मिली, टैक्स देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा, पापा ने पहले दिया था टैक्स, तो तुम्हें भी तो मिले हैं उसके बाद, हम इनकम थोड़ी है, तो ट्रांसफर हुआ है ना, तो आया है। तो ये कैसे पता कि भैया उस पर टैक्स नहीं देना, पापा ने पहले से दिया, एक इनकम से दो डायरेक्ट पूरी करनी। अच्छा तुमने ये नहीं सोचा अगर बर्थडे पे कहीं से गिफ्ट मिल रहा बाहर से, क्यों, ये कैसे पता नहीं अरे लगता। सर उसमें सामान दिया, अपना टैक्स भी नहीं पैसा कि उसका फंस गया मैं। ये क्या बात है भाई, और क्या। अच्छा तुम्हारी शादी है ना, मैं लिया है 2100 का लिफाफा, फिर हाँ कैश है, तो फिर तो कैश का क्या पता है। एनिवर्सरी पे मैं लिया आया सामान, हाँ गिफ्ट, जितना भी सामान लाऊं गिफ्ट है, बोलो। तो ये भी तो सोचना है क्या हुआ क्या नहीं हुआ, है कि नहीं बात। अच्छा पापा मम्मी ने तुम्हें पॉकेट मनी नहीं दी, चाचा ताऊ मामा ने पॉकेट मनी दे दी, घर में भी छुट्टी में जैसे मिलते नहीं थे,
100 रुपये 500 रुपये, अरे चल कोई बात नहीं है ना। तो कभी सोचा नहीं यार वो तो मेरे घर वालों की कमाई नहीं, मतलब कहीं और से मिल रही है, तो क्या टैक्स होगा नहीं होगा? बस मेरे सब घर वाले टैक्स होगा नहीं होगा? पड़ोसी ने दिया तो मैं मेरे घर वाला बर्थडे पर तो टैक्स होगा नहीं होगा? है कि नहीं बात? इसके लिए हम एक सेक्शन पढ़ेंगे, सेक्शन 56 2 और एक्स, है ना। ये इस सेक्शन आगे पढ़ेंगे, लेकिन इस चैप्टर से इसका लिंक है। तो ये कहता है अगर किसी भी तरह का गिफ्ट अगर रिलेटिव से मिला, किससे मिला? तो रिलेटिव में आ जाते हैं कौन? मम्मी पापा भाई बहन चाचा नाना ताऊ, है ना, भैया भाभी सास ससुर सब आ जाते हैं, है ना, बीवी बच्चे सब पोते वगैरह सब। तो कोई टैक्स नहीं है ना, कोई भी विदाउट लिमिट टैक्स फ्री है। घर वाले दे रहे हैं यार, घर वालों से भी तुम टैक्स ले लोगे। अगर वही गिफ्ट मिला कब? शादी में। ताई ने बोला भाई जो बटोरना है बटोर ले, जो बटोरना है शादी में बटोर ले, क्योंकि शादी में मिले हुए गिफ्ट भी टैक्सेबल नहीं है। किससे? ना, नॉन रिलेटिव से भी। तो ताई ने बोला शादी में किसी से भी और कितना भी, मेरे तो बड़े तरीके से रिलेटिव और शादी कर लो जल्दी भाई। अभी चक्कर है, शादी मत कर लेना। पापा इंटर होती शादी करा दो, है कि नहीं बात? शादी मत कर लेना। क्यों? शादी पे मिला हुआ गिफ्ट टैक्सेबल। अभी शादी हमारे तो मानते हैं भाई जिंदगी में कब होगी? एक ही बार होगी। ताई कह रही कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं, शादी में तू बटोर ले। सर तो कोई ऐसा भी हो सकता है कि ब्लैक मनी को लिया और अपने रिलेटिव से बोला कि शादी में कुछ हाँ, पर जिसने दिया उससे तो जांच होगी ना, वो भी तो प्रूफ करेगा तेरे पास कहाँ से आया। तुम तो कह दोगे मेरे पास शादी में आया, हमने मान लिया भाई शादी में आया, लेकिन जिसने दिया उसके पास कहाँ से आया? हमें ये बताना है किसने दिया। तो वो बताएगा। हाँ, तुम्हें ये तो पता लगेगा कि तुम्हें ये बताना पड़ेगा किससे मिला है मुझे, तुम्हें ये तो बताना पड़ेगा किससे मिला है कि नहीं बात? बोलो, इतनी बात समझ में आ गई? रिलेटिव से फुल्ली एग्जेम्प्ट, शादी पर क्या होगा, है ना, फुल्ली एग्जाम किसी से भी और कितना भी। लेकिन अगर नॉन रिलेटिव से मिला तो ना, नॉन रिलेटिव है तो टैक्सेबल है। लेकिन अगर नॉन रिलेटिव ने शादी में दिया तो नॉन टैक्सेबल। तो वहां किसी से भी लिखा है ना, किसी से मतलब चाहे वो रिलेटिव हो या नॉन रिलेटिव। सर रिलेटिव से कितना ही मिले नॉन टैक्सेबल शादी के बिना। रिलेटिव से कितना ही मिले नॉन टैक्सेबल, शादी में किसी से भी मिले कितना ही मिले नॉन टैक्सेबल। नॉन रिलेटिव से कितना ही मिले नॉन टैक्स। नॉन रिलेटिव से कितना मिलेगा सब क्या होगा? टैक्सेबल होगा, लेकिन शादी को छोड़कर। मतलब पड़ोसी तुम्हारी शादी में लिफाफा लिया है तो क्या होगा? एग्जेम्प्ट होगा। लेकिन पड़ोसी ने बर्थडे पे दे दिया तो क्या होगा? क्योंकि बर्थडे शादी नहीं। बात समझ में आ गई ना? तो ये 4 पॉइंट हमने नोट कर लिए, एक हमने बॉक्स याद कर लिया और एक हमने 4 पॉइंट नोट कर लिए। गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ने, यानी रात गई बात गई, है ना, खेती माफ, कैप्टन जैक स्पैरो माफ, और चौथा गिफ्ट माफ। सारे दे दिए, जायदाद तुम्हारे नाम नहीं, वसीयत भी कर दो तो भी नहीं लगेगा। सारे मतलब तुम्हारे नाम पे वसीयत कर दी, लेकिन वो रिलेटिव मतलब मामा चाचा ताऊ दादा दादी इन सब में से। हाँ, तो भी एग्जेम्प्ट, मजे लो। पर उनको तो टैक्स देना ही पड़ता है लेकिन हाँ, वो तो अलग बात है। हाँ, किसके? नहीं तो वो तो रिलेटिव हो गए ना दोनों। भाई तुम बाहर कमा रही हो, तुमने पैसा किसको दे दिया? पापा के, तो पापा तुम्हारे रिलेटिव नहीं हो गए? नॉन रिलेटिव कौन होगा? पड़ोसी। नहीं, उनके लिए माफ होगा, पापा मम्मी के लिए। उसका तो वहाँ टैक्स चल रहा है ना विदेश में, वो तो वहाँ दे रहा है, तो क्या होगा? पापा रिलेटिव हो गए, एग्जेम्प्ट नहीं देना। नहीं, पहली रिसिप्ट कहाँ है? पहली रिसिप्ट तुमने विदेश में ली, तब उसने अपने खाते से पापा के खाते में दी है। अपने खाते में वो भाई मान लो तुम गूगल में जॉब कर रहे हो, तो गूगल पापा के खाते में थोड़ी पैसे दे रहा है। गूगल कह रहा है तेरे पापा के खाते में क्यों भेज दूं भाई? भाई जॉब तू करो, तेरे खाते में भेजूंगा ना, तू भेज दियो अपने पिताजी के खाते में इतने भेजने, तो गूगल ने तुम्हारे खाते में भेजे, तुमने पापा के खाते में इंडिया में भेज दिए,
तो पापा के लिए क्या हो गया, गिफ्ट, उनके लिए एग्जेम्प्ट। तुम्हें गूगल डायरेक्ट सैलरी दे रहा है, उसके लिए टैक्सेबल। अब तुम इंडिया में नहीं हो तो टैक्स नहीं लगेगा, अगर तुम विदेश में हो तो गूगल तुमसे टैक्स ले लेगा, अमेरिका ले लेगा टैक्स। तो इसका मतलब पापा जॉब कर रहे हैं गूगल में, तो फिर टैक्सेबल है इसका। अगर गूगल पापा के खाते में डायरेक्ट पैसे दे रहा है तो फिर टैक्सेबल है। फर्स्ट रिसिप्ट इन इंडिया। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। अभी क्वेश्चन करते हैं, लॉजिक समझ में आया? तो भैया पहले याद कर लो, राइट 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 राइट, अगर एच है कांटा, ठीक है, याद हो गया। गड़े मुर्दे न्यू खांडने, खेती माफ, कैप्टन जैक स्पैरो माफ और गिफ्ट माफ, ठीक है। इन सब बातों को जो बताया, इन सब बातों को बताया सेक्शन 5 ने। किसने बताया? थ्योरी में नहीं आएगा, क्वेश्चन आएगा एग्जाम में ऐसा। ये खाली है, एक मैं कराऊंगा, एक तुम करोगे, और उसके बाद जो भी आईसीआई किताब में क्वेश्चन है, अपनी किताब के तो मैं कराऊंगा, जो आईसीआई के मॉड्यूल में क्वेश्चन है वो घर पे होमवर्क है, वो करके आने हैं। ठीक है, पढ़ो, पहले क्वेश्चन पढ़ो। मैं कराऊं? पहले पढ़ते रहो। क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान से काम करो कि ये इनकम है 8, और जो तुम्हारा एसएससी अप्पू सिंह, वो रेजिडेंट भी है, आरओआर भी है, रेजिडेंट है, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट है, यानी एक तीर से 3 शिकार। तो मुझे बता दो कैसे सॉल्व करना है ना। अब बच्चा पता क्या करता है, बच्चा बिल्कुल ऐसे एग्जाम में भी ऐसे बनाना है, ठीक है। अब बच्चा क्या करेगा, पहले आरओआर की इनकम निकालता है, फिर आरएनओआर की निकालता है, और फिर एनआर की निकालता है। लेकिन मैं तुम्हें कैसे बताया, राइट 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 राइट, अगर कंट्रोल हेड ऑफिस है और कांटा, ठीक है, ऐसे सॉल्व करेंगे। तो मैं क्या करता हूं, मैं इसलिए तुम्हारे लिए पहले लिख देता हूं ये बात, भाई राइट 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 राइट, अगर हेड ऑफिस है, राइट राइट और कांटा, अर्न इन इंडिया, रिसीव इन इंडिया, अर्न एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, ठीक है। अब एक करके देखते हैं। पहला, डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी रिसीव इन इंडिया, ओ सॉरी, इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन भूटान रिसीव देयर एंड रेमिटेड टू इंडिया। रेमिटेड का मतलब होता है सेकंड ट्रांसफर। रेमिटेड मतलब क्या होता है, सेकंड ट्रांसफर। तो रेमिटेड के ऊपर लिख लो इग्नोर, मतलब एग्जाम में आएगा तो बिल्कुल जैसे मेट्रो में तुम्हें लोग बगल वाला इग्नोर करता है ना, ऐसे तुम इसे इग्नोर कर देना, ठीक है, राइट, इग्नोर मारेंगे इसे। अब सुनेंगे ध्यान से। तुमने देखा यहां लिखा है एग्रीकल्चर, क्या लिखा है यहाँ, कौन सी इनकम लिखी है भाई, बोलो। हाँ, एग्रीकल्चर एग्जेम्प्ट होता है, पर कहाँ कहाँ, इंडिया का माफ होता है। यहां तुमने एग्रीकल्चर कहाँ करी है, यहां तुमने एग्रीकल्चर कहाँ की है भाई, फिर बोलो कहाँ करी है, भूटान। अब ये होता है भूटान इंडिया में, इंडिया भूटान में, पक्का लॉक कर दिया है। इंडिया भूटान में तो नहीं है, नेपाल में है भूटान, नहीं, भूटान तो अलग देश है। तो इसका मतलब एग्रीकल्चर इन भूटान, यानी एग्रीकल्चर अगर विदेश में किया है तो इंडिया में कैसे एग्जेम्प्ट हो जाएगा, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था, रात गई बात गई, एग्रीकल्चर कहाँ होना चाहिए, एग्रीकल्चर इंडिया में।
तो इंडिया का खेत, जय जवान जय किसान इंडिया के लिए है, इंडिया का किसान तो क्या होगा सर, माफ हो जाएगा, लेकिन हाँ इंडिया का किसान माफ हो जाएगा लेकिन भूटान का नहीं होगा। इसका मतलब सुनना ध्यान से, एग्रीकल्चर इन भूटान कौन सी कैटेगरी हुई, अर्न आउटसाइड इंडिया, इंडिया से बाहर हो गया तो क्या लिखूंगा, अर्न आउट ऑफ इंडिया, एंड रिसीव भी वहीं पर, ये इग्नोर मारेंगे। कौन सी कैटेगरी हुई, अर्न इन भूटान एंड रिसीव इन भूटान। कैटेगरी पहचान ली। अब तुमने इन तीनों में से कैटेगरी पहचान ली। अच्छा खेती कंसिडर क्यों नहीं किया, क्योंकि खेती इंडिया की माफ होती है, भूटान की माफ नहीं होती। तो अगर मैं भूटान में कमा रहा हूं तो खेती करूंगा, कुछ भी करूं अर्न आउटसाइड इंडिया ही मानूंगा। मैं अमेरिका में कमा रहा हूं, खेती करूं कुछ भी करूं अर्न आउटसाइड इंडिया मानूंगा। मैं दुबई में कमा रहा हूं, खेती करूं कुछ भी करूं मैं अर्न आउटसाइड इंडिया ही मानूंगा। खेती का हमें इंडिया से लेना देना, विदेश से कोई लेना देना नहीं है। अर्न एंड रिसीव आउटसाइड इंडिया, क्या लिखा हमने, राइट, राइट अगर एच है रॉन्ग। राइट का मतलब है जो कमाई है उसे डब्बे में लिख दो। कितनी कमाई है, तो 40,000 मैंने यहां लिख दी। क्वेश्चन की उस लाइन में पहचानो, क्या पूरे क्वेश्चन में कहीं भी लिखा है, हेड ऑफिस नहीं लिखा, कंट्रोल नहीं लिखा, सेटअप तो डैश लगा देंगे, है ना। नॉन रेजिडेंट में क्या लग रहा है, कांटा, तो हमने भी यहां कांटा लगा दिया। बात समझ में आई, बोलो भैया अगला पढ़ो। डिविडेंड रिसीव फ्रॉम फॉरेन कंपनी रिसीव इंडिया, साथ साथ एक बात ध्यान रखना, क्वेश्चन में अगर कहीं भी रिसीव इंडिया लिखा है इट इज ऑलवेज अज्यूम इट इज फर्स्ट। सेकंड ट्रांसफर होगा तो ये वर्ड यूज करेगा, रेमिटेड, ठीक है। फर्स्ट रिसिप्ट इन इंडिया, आगे पीछे कुछ नहीं पढ़ना, ये लिखी बात। रिसिप्ट इन इंडिया क्या लगा है, राइट 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 लगा दो। कितने रुपए हैं, 50,000 50,000 50,000। तीसरा पढ़ो, पेंशन ऑफ सर्विस रेंडर्ड इन इंडिया रिसीव्ड इन पेरिस, सर्विस रेंडर्ड इन इंडिया रिसीव इन पेरिस। सर ऑन इंडिया तो आई ना, लेकिन तो तीनों में टिक लग जाएगा। ये बताओ, रिसीव तो तुमने पेरिस में किया तो हमने छोड़ दी वो बात, लेकिन तुम बताओ तुमने सर्विस दी कहाँ है, तो तुमने वो पेंशन कमाई कहाँ है, हाँ। तो इसका मतलब तुमने उस पैसे को एक्रू कहाँ किया, अकाउंटिंग वर्ड है ना एक्रूड, जनरेट कहाँ किया, इंडिया में। अच्छा सिंपल सी बात है, मैंने तुम्हें पढ़ाया, तुमने मुझे फीस दी, तो मैंने वो पढ़ाया कहाँ पे है। अब मैं कह रहा हूँ मेरी फीस मुझे मत दो, मेरी फीस मेरे दुबई के खाते में भेज दो। अरे तो मैंने इनकम का जनरेशन कहाँ किया है, तो बस ताई करे ऐसे कैसे छोड़ दूंगी भाई। पूरी जिंदगी तूने इंडिया में जॉब करी, पेंशन तो विदेश में ले रहा, तो तूने कमाई तो रही इंडिया से ही है। कौन सी कैटेगरी, अर्न इन इंडिया। अब अर्न इन इंडिया में क्या लग रहा है, राइट राइट राइट, बस सीख गए अब तुम। कितने कितने रुपए लिख दूं, 15 15 15। अगली बात, और भैया रे पास अनटैक्स प्रॉफिट जो इंडिया में लाया गया है अपने प्रीवियस ईयर में, वो गलती से जो ईयर गलत हो गया वहां पे लिख लो इन माय प्रीवियस ईयर, तुम्हारे एग्जाम वाले ईयर में लाया गया है। अब तुम्हारे एग्जाम वाले ईयर में लाया गया पास अनटैक्स प्रॉफिट, बोलो जरा, मतलब गड़े मुर्दे भाई, रात गई बात गई तो भर दो यहाँ डैश डैश डैश। अगला, बिजनेस इन पेरिस एंड डिपॉजिट देयर, कौन सी कैटेगरी हुई, पहली दूसरी थी, पेरिस इंडिया में, इंडिया पेरिस में, दोनों लगे। तो पेरिस में कमाया, पेरिस में प्राप्त कर लिया, तो अर्न इन पेरिस रिसीव इन पेरिस। अर्न इन पेरिस रिसीव इन पेरिस मतलब अर्न एंड रिसीव आउटसाइड इंडिया। अर्न एंड रिसीव आउटसाइड इंडिया में क्या लगा, राइट, राइट अगर एच हो और काटा। कितने रुपए कमाए, 1 लाख। क्या हेड ऑफिस वाली कोई बात है, और तीसरे में तो पहले से ही काटा है। छठा, बहुत ही मजेदार बात, ध्यान सुनेंगे। पहले बताओ, प्रॉफिट कमाया कनाडा में, कनाडा इंडिया में, इंडिया कनाडा में है, दोनों अलग अलग। इसका मतलब अर्न इन कनाडा और वहीं प्राप्त कर लिया, यानी कौन सी कैटेगरी हुई, अर्न इन कनाडा रिसीव इन कनाडा। थर्ड कैटेगरी हुई, थर्ड कैटेगरी में हम राइट लगाते हैं, राइट लगाते हैं अगर हेड ऑफिस होता है,
और फिर कांटा लगाते हैं। तो पहले वाले के लिए राइट हो गया, दूसरा लेके भी राइट हो गया। दूसरे वाले के लिए राइट इसलिए होगा क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। और तीसरे में पहले से ही क्या है, कितने रुपए थे, 1,75,000 है ना। यहां भी 1,75,000, रीजन बिंग इट हैज कंट्रोल इंडिया, और यहां काटा। अगला, इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक डिपॉजिट इन पीएनबी, खेल खत्म। मैंने ब्याज कमाया पीएनबी से, इंडिया से कमाया, इंडिया से कमाने का मतलब है अर्न इन इंडिया। तीनों में राइट लग रहा है, 20 20 20 तीनों में भर दो सर, 20 20 और 20। अगला, कैपिटल गेन, कैपिटल गेन का मतलब होता है प्रॉफिट। प्रॉफिट मैंने दिल्ली का घर बेच के कमाया, यानी वो कमाया कहां पे है, इंडिया में। दिल्ली में। अब तुम दुनिया के क्या अंटार्कटिका मंगल ग्रह में प्राप्त कर लो, ताई कह रही मुझे इससे क्या मतलब। तुम्हें टैक्स करना पड़ेगा। भाई मुझे तो तेरे को पकड़ लेना है, कैसे भी पकड़ लूँ, चाहे अर्न से या, तीनों में राइट लग गया क्योंकि दिल्ली से पैसा कमाया। कितने रुपए कमाया, 2 लाख 2 लाख और 2 लाख। अब एक बार टोटल कर लो, देखो मैच करेगा आंसर। सर हमें भी इनके नाम ऐसे ही लिखने होंगे क्या, इनकम। हाँ, जो वो है वैसे ही लिखना पड़ेगा। मैच हो गया। अब ये तो तुम सॉल्व कर सकते हो भाई, ये आंसर मैच करना है, करो सॉल्व। ऑनलाइन वाले भी साथ साथ करेंगे। हम्म, तुम चाहो तो ऐसे टेबल के साथ साथ एग्जाम में ऐसी कैटेगरी बना सकते हो। अर्न इन इंडिया सेक्शन 5 के हिसाब से है ना, फर्स्ट रिसिप्ट इन इंडिया, और तीसरी कैटेगरी ROR, RNOR और NR। अच्छा,
ICI की बुक आ गई तुम्हारे पास? पहले कर लो सब सॉल्व। विराट कोहली के लिए चेक करना पड़ेगा कि वो RNOR है ROR है। अगर पिछले साल की इनकम इंडिया में लेके आएगा तो फिर पास एंड टैक्स प्रॉफिट, फिर नहीं लेंगे टैक्स उससे। तो ICI की बुक डाउनलोड करके ना उसमें से क्वेश्चन करना घर पे, है ना। और घर पे नहीं आई तो बुक तो डाउनलोड हो ही जाएगी ना वहाँ से। उसमें एक क्वेश्चन है बस, तुम्हें एक अजीब बात लगेगी, उसमें कुछ हाउस प्रॉपर्टी की इनकम होगी घर की, तो घर की इनकम में से वो 30% लेस करते हैं, है ना। तो वो
हाउस वाले चैप्टर के अंदर जब जाएंगे तो वहाँ का रूल है, तो समझ जाना कि वो उस रूल के हिसाब से लेस कर रहे हैं, है ना। तुम्हें कन्फ्यूजन होगी इनकम तो है पर इसमें 30% क्यों घटा रखा है, तो हाउस के रूल में लिखा है कि 30% घटाना होता है, तो समझ जाना कि ये वो रूल के हिसाब से घटा रखा है। बाकी तुम्हें समझ में आ जाएंगे क्वेश्चन सारे। मैच नहीं करा आंसर। आंसर देखो। हाँ सही आ रहा है, आर का। हाँ हाँ कोई नहीं।
नहीं नहीं, यहाँ नहीं करना, यहाँ मानेंगे फाइनल इनकम है नेट। आईसीआई की बुक में मान रखा उन्होंने ग्रॉस। हाँ भी करवाऊंगा। मैच हो गया? अभी नहीं हुआ, बाकी करने दो। आंसर हुआ मैच? आर वार हो गया? आर एन आर और एन आर नहीं हुआ? कराऊं मैं? बाकी नहीं हुआ? बोलो, करें? चलो भाई शुरू करते हैं। क्या गुल खिलाया तुमने? पहला पॉइंट बोलो, पहला पॉइंट बोलेंगे। इसकी फोटो खींचो, पहले फोटो खींच लो इसकी। बुक है? पहला पॉइंट बोलो फिर। प्रॉफिट ऑफ बिजनेस इन जापान कंट्रोल फ्रॉम इंडिया आफ्टर प्रॉफिट रिसीव इन इंडिया। सबसे पहले क्या वर्ड लिखा है? रिसीव इन इंडिया का मतलब क्या होता है? फर्स्ट रिसिप्ट। कितनी रिसिप्ट हुई है फर्स्ट इंडिया में? तो 60 का आधा कितना हो गया भाई? तो 60 में से 30,000 हो गए रिसिप्ट इन इंडिया। रिसिप्ट इंडिया, फर्स्ट रिसिप्ट इंडिया में क्या लग रहा है? राइट, फिर राइट, फिर राइट राइट राइट, तीनों में लिख दो फिर। नहीं, पहले तो मैं फर्स्ट रिसिप्ट इंडिया करा रहा हूं ना, तो मैं यहां क्या लिखूंगा? 30,000 30,000 30,000। इतनी बात समझ में आई? आधा काम हो गया ना। अब ये बताओ, जो 60 में से आधा है वो कहां छोड़ दिया फिर? मैंने जापान में पैसे कमाए, जिसमें से आधा तो फर्स्ट रिसिप्ट इंडिया में कर दिया, बाकी आधा कहां छोड़ दिया? जापान। तो बाकी बचे हुए 30 कहां छोड़ दिए? जापान में छोड़ दिए। इस 30,000 के लिए क्या बोलूं? ये 30,000 रुपए अर्न इन जापान एंड रिसीव इन ऑल्सो इन जापान। यही तो मतलब हुआ।
जब मैंने पैसा कमाया जापान में 60, उसमें से भेज दिया आधा, इंडिया में फर्स्ट शिफ्ट कर लिया, तो जो आधा 30 बच गया वो कहाँ गया मुन्नी? जापान में ही रह गया। तो 30 तो हो गया फर्स्ट शिफ्ट इन इंडिया, बाकी 30 क्या बचा? अर्न इन जापान एंड रिसीव इन जापान। कौन सी कैटेगरी? तो तीसरी कैटेगरी में क्या होता है? राइट। राइट अगर एचओ है और रॉन्ग। 30 क्वेश्चन में एचओ है लिखा तो है, क्या लिखा है? कंट्रोल फ्रॉम इंडिया 30, और फिर समझ गए? एक क्वेश्चन से दो क्वेश्चन है, एक तीर से दो शिकार हैं ये। ठीक है भैया, एक तीर से दो शिकार हैं ये। अगला देखो, अगला क्या बोल रहा है? अगला तो सिंपल है, सिंपल। हाउस प्रॉपर्टी इन बॉम्बे, पढ़ने का नहीं आगे। घर की कमाई कहाँ से है? बॉम्बे। बॉम्बे मतलब इंडिया। सेकंड छोड़ दिया, अच्छा ठीक है, चलो चलो पहले तीसरा कर लो। बॉम्बे वाला आ गया। बॉम्बे मतलब अर्न इन इंडिया, है ना? अब तुम मंगल ग्रह पे पैसे कमा लो, ताई को उससे क्या मतलब? ताई ने तुम्हें अर्न इन इंडिया से लपेट लिया। कितने रुपए लिख दूं? कितने रुपए लिख दूं? 1 मिनट रुक जाओ, कितने रुपए लिख दूं? सेकंड छूट गया था, है ना? सेकंड लिखा है खेती इन नेपाल। ये तो पिछले क्वेश्चन में भी किया था। खेती कहाँ करी है? नेपाल। तो नेपाल इंडिया में, इंडिया नेपाल में है? अलग अलग है। भले सीता मैया वहीं से आई हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो इंडिया में है कि नहीं बात? कभी आजकल रामायण देख रहे हो तो अर्न इन नेपाल और रिसीव इन नेपाल कौन सी कैटेगरी होगी? तीसरी कैटेगरी होगी। तीसरी कैटेगरी में लगता है राइट। रॉन्ग। रॉन्ग क्यों लगा रहा हूं? क्योंकि एचओ नहीं है। और रॉन्ग। मैच हो गया भैया? मैच हो रहा है नहीं हो रहा? अगला, हाउस प्रॉपर्टी इन यूएसए रिसीव देयर। रेमिटेड को इग्नोर मानना, मेट्रो स्टेशन की तरह रेमिटेड। एक मिनट रुको। हाउस प्रॉपर्टी इन यूएसए रिसीव देयर, तो चौथा पूछ रहा हूं मैं। यूएसए अर्न आउटसाइड इंडिया एंड रिसीव आउटसाइड इंडिया। तो यहाँ कितने रुपए कह रहा हूँ? 170, 2,20,000। एचओ है तो यहाँ तो काटा ही है। अब समझेगा ध्यान से, फिर से वही क्वेश्चन है पहले जैसा। यूएस में मैंने पैसा कमाया तो वहीं प्राप्त किया, 50,000 रेमिट है, तो रेमिट को इग्नोर मानने का है। रेमिट को फर्स्ट रिसिप्ट और रेमिटेंस वर्ड में अंतर समझो। रेमिटेंस का मतलब होता है सेकंड रिसिप्ट और रिसीव्ड इन इंडिया का मतलब होता है फर्स्ट रिसिप्ट, तो इग्नोर कर दिया। यानी इनकम इन यूएसए एंड रिसीव इन यूएसए। इनकम इन यूएसए, रिसीव इन यूएसए। कितने रुपए? 1 लाख। अगला, कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से। एक मिनट जरा जूम कर दूं। हाँ जी भाई को, सैलरी रिसीव इन इंडिया, सर्विस रेंडर्ड इन यूएसए। इस बार उल्टा है, कमाया विदेश में है लेकिन इंडिया में रिसीव कर रहा हूँ, तो हमें इससे क्या मतलब? हम तो बोलेंगे रिसीव इन अर्न इन इंडिया है, नहीं, फिर हम चेक करेंगे रिसीव इन इंडिया है, हाँ, तो भैया ताई कह रहे मेरी क्या गलती है, मत लेता इंडिया में, वहीं देता। तूने रिसीव इन इंडिया क्यों किया? तो रिसीव इन इंडिया लपेटा जाएगा कितने रुपए? नरेशन जरूर लिखते जाएंगे यहाँ, है ना, एग्जाम में। अगला, इनकम फ्रॉम प्रोफेशन इन पेरिस सेटअप, यानी कि कंट्रोल एचओ इंडिया में है, रिसीव इन पेरिस, यानी कि पेरिस में कमाया और पेरिस में प्राप्त कर लिया। कौन सी कैटेगरी हुई? तीसरी। तीसरी कैटेगरी में हम लगाते हैं राइट। पहला राइट में क्या लिखूंगा? कितने रुपए? दूसरे लिख दो 90, लिख दो क्योंकि क्या है, और तीसरे में सिंपल, बोलो सिंपल। कुछ नहीं, इधर ध्यान दो। 8वां, इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक डिपॉजिट इन इंडियन कंपनी। खेल खत्म, यानी मैंने रिलायंस के डिबेंचर ले रखे हैं,
इनका और उससे मुझे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर आ रहा है। अब इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर जब मैं अर्न इन इंडिया कर रहा हूँ तो तुम जापान में मंगा लो या अंटार्कटिका मंगा लो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। हमें तो तुझे लपेटना, हमने लपेट लिया भाई। कौन सा अर्न इंडिया, कितने रुपए कितने रुपए का इंटरेस्ट? 19,000, 19,000 और 19,000। फिर भाई हाँ, अब इसे सुनेंगे ध्यान से। अच्छा चलो वो तो आगे वाला 9 देखो, बॉम्बे, बात खत्म हो गई, बात खत्म। प्रोफेशन बॉम्बे में कर रहा हूँ, अर्न इन इंडिया कितने रुपए का? 39, 39 और 39, खेला खत्म। अगली बात, बिजनेस इन ईरान एंड डिपॉजिट देयर, तो देख के पता लग गया ईरान में कमाया और ईरान में ही प्राप्त कर लिया। तीसरी कैटेगरी हो गई। बस कंट्रोल सेटअप देखना है। बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया साफ साफ लिखा है, रेमिटेंस है धोखा। रेमिटेंस क्या है सर? रेमिटेंस धोखा है, बहका रहे हैं तुम्हें, साजिश में मत आ जाना इनकी, ICI वालों के है ना। अर्न एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, यानी ईरान इंडिया से बाहर है, अर्न एंड रिसीव इन ईरान, कितने रुपए भाई? 480, 4,80,000। लिख दूं? लिख दो सर, लिख दो। यहाँ नहीं लिखेंगे, बीच में क्यों लिखा है? क्योंकि साफ साफ लिखा है, तो चाहे कंट्रोल लिखा हो चाहे सेटअप लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, आपको लिखना पड़ेगा। बात खत्म होने वाला दोस्तों, आखिरी सांस ले रहा क्वेश्चन ये। इंटरेस्ट ऑन जर्मन डेवलपमेंट बॉन्ड हाफ ऑफ विच रिसीव इन इंडिया। अगर एक मिनट रुको, जर्मन डेवलपमेंट बॉन्ड है तो हम ये मानेंगे जर्मनी में इन्वेस्ट किया होगा, तो इंटरेस्ट कहाँ का है? जर्मनी का। हाफ रिसीव्ड यानी पहले की तरह 12 में से 6 रिसीव इन इंडिया, है ना, लिखा ना साथ साथ रिसीव इन इंडिया, तो हाफ रिसीव्ड है तो 12 में से 6, तो 6 कहाँ लिखूं? यहाँ लिख दिया। बच्चे कितने? 6। 6 को क्या बोलेंगे? अर्न इन जर्मनी और रिसीव इन जर्मनी। पहले वाला था अर्न इन जर्मनी और रिसीव इन इंडिया, अब है अर्न इन जर्मनी रिसीव इन जर्मनी। अर्न इन जर्मनी रिसीव इन जर्मनी है ना, अर्न एंड रिसीव्ड इन जर्मनी, ठीक है। तो पहले में आ जाए कितने रुपए सर? 6। सेटअप है नहीं बाबू, तो यहाँ कुछ नहीं आएगा। और आखिरी बात भाई बहनों, आखिरी बात, हाउस प्रॉपर्टी कनाडा में जिसका 1/5। अब हाँ, ये मजेदार बात है भाई, ये तो हाउस प्रॉपर्टी कनाडा में और अर्न इन कनाडा, है ना, कनाडा में ही कमाया है और कनाडा में ही प्राप्त कर लिया, लेकिन जो प्राप्त किया उसमें से 1/5 इंडिया में रिसीव किया। तो इसका मतलब पहले मैं रिसीव इन इंडिया काम कर लेता हूँ। 10,000 का 50,000 का 1/5, तो 10,000 हो गया रिसीव इन इंडिया। तो रिसीव इन इंडिया कौन सी कैटेगरी हुई? सेकंड। तो कितने लिख दूं? 10, 10 और 10, क्योंकि इसमें तो राइट 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 लगता है ना, याद आ गई बात? राइट 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 राइट, अगर HO हो राइट राइट और रॉन्ग। अब बच्चे कितने? 40। ए पुष्पा, 40,000 का क्या करेंगे? 40,000 है अर्न इन कैनेडा रिसीव इन कैनेडा, अर्न इन कैनेडा रिसीव इन कैनेडा। तो भाई यहाँ पर 40,000 लिख देंगे, लेकिन यहाँ पर नहीं लिखेंगे क्योंकि हेड ऑफिस सेटअप कंट्रोल की कोई भी बात लिखी नहीं है और इसमें तो पहले से रॉन्ग। अब टोटल करो, मैच होएगा। पहले किस में गलती की थी? इलेवेंथ में। हाँ, तो अब देखोगे तो अब तुम्हारा मैच करेगा, ये ROR का ये मैच करेगा, ये इसका मैच करेगा और ये वाला इसका मैच करेगा। अब इन्हीं क्वेश्चन में से घूम फिर के आते रहेंगे वहाँ पे। अब ICI की बुक में देखो तो कई जगह लिखा मिलेगा गिफ्ट मिल गया, तो समझ जाना रिलेटिव से क्या है। तो यहाँ पे कांटा 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 डैश 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 लगा देंगे। इसी क्वेश्चन में मैं 15 पॉइंट डाल देता, गिफ्ट रिसीव फ्रॉम रिलेटिव, तो तुम क्या कहते? डैश डैश डैश, या नीचे नोट डाल देते। नहीं, ये लिखा मिलेगा किससे मिला है, फिर अजम्पशन लेनी पड़ेगी। अजम्पशन बेस्ड क्वेश्चन में फिर अजम्पशन ले लो आपके रिलेटिव से मिला है, तो फिर वो भी फिर नीचे लिखना पड़ेगा नोट में, आई एम अज्यूमिंग दैट गिफ्ट रिसीव फ्रॉम, हाँ नीचे वर्किंग नोट में लिखना पड़ेगा, as nothing is mentioned about the gift therefore I am assuming gift is received from relative, hence exempt as per section 56 subsection 2 clause X, है ना, सेक्शन के साथ।
तो वरना ऐसा कम होता है कि बहुत ज़्यादा assumption बेस्ड क्वेश्चन नहीं होते, सिंपल क्वेश्चन होंगे, लिखा मिलेगा आपको। तो बस अब कुछ इलिस्ट्रेशन होंगी सेक्शन 5 की, किसकी बुक में, आईसीआई की बुक में, और कुछ क्वेश्चन होंगे आईसीआई की बुक के। तो या तो एक इलिस्ट्रेशन है और 2 क्वेश्चन है, एक बड़ा सा क्वेश्चन है, मतलब उसमें इसी क्वेश्चन की तरह 13-14 एडजस्टमेंट है, वो कर लोगे तो तुम समझ जाओगे, इससे ऊपर आईसीआई क्वेश्चन नहीं आएगा, है ना। उसमें किसी पॉइंट में फिर सॉल्यूशन भी दे रखा है, तो उसमें किसी पॉइंट में दिक्कत तो अगली क्लास में पूछ लेना, हो जाएगा सॉल्व, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। उसमें जो एक पॉइंट मैंने बता दिया, हम तो यहाँ हाउस की इनकम में क्या मान रहे हैं, जो भी मिल रहा है वो उसे हम नेट मान रहे हैं। आईसीआई किताब में नहीं नहीं, सिर्फ हाउस की इनकम में। तो हाउस की इनकम में आईसीआई की उसमें उन्होंने ग्रॉस माना हुआ है कि ग्रॉस इनकम है 1 लाख, उसमें से 30% हम घटा देंगे तो आउटर में कितना लिखेंगे, तो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम -30%। तो तुम इसको समझ जाना कि हाउस प्रॉपर्टी का रूल है कि ग्रॉस मानेंगे तो क्या मानेंगे, 30% घटाना है। हमने इस क्वेश्चन में हाउस प्रॉपर्टी की जितनी इनकम मानी, हमने क्या मानी है, नेट, कि ये 30% घटने के बाद है, ठीक है, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ 30 नहीं घटाया। बात समझ आ गई। तो वो अजम्पशन के ऊपर बात है, एग्जाम में दोनों से सॉल्व करोगे, दोनों का आंसर आपको आईसीआई पूरा आंसर देगा, है ना। नीचे लिख देना इट इज अज्यूमिंग फाइनल इनकम, है ना। तो आईसीआई में लिख रखा है इट इज अज्यूमिंग दैट हाउस प्रॉपर्टी इज ग्रॉस इनकम, तो इसलिए 30% घटा देंगे, बाकी सिर्फ तुम्हें समझ में आ जाएगी बात। बाकी पूरा का पूरा क्वेश्चन तुम्हारा जो भी आईसीआई की किताब में है, लेकिन करना जरूर है, चोरी मत करना, इसी डब्बे से सॉल्व हो जाएगा। तो तुम्हें आईसीआई की बुक से थ्योरी नहीं पढ़नी, सेक्शन 5 नहीं पढ़ना, वो मैंने तुम्हें पढ़ा दिया, है ना। और वो थ्योरी आएगी भी नहीं, क्या पूछेगा, ये जो क्वेश्चन मैंने तुम्हें कराया ना, बिल्कुल ये तुम्हारे एग्जाम के क्वेश्चन है, 3-4 अटेम्प्ट पहले की क्वेश्चन है ये वाला, ये क्वेश्चन नंबर ये 27। ये जैसे 12 एडजस्टमेंट है ना, तो ये हाँ 4 या 5 मार्क्स का समझ लो, 6 का मान लो, 2-2-2, तो ये तुम्हारा उसका क्वेश्चन है, शायद 6 मार्क्स में ही आया था, सिंपल। तो 10-12 एडजस्टमेंट देगा, इससे ज़्यादा एडजस्टमेंट नहीं देगा, समझ गए चैप्टर। ये तुम्हारा 50% चैप्टर हो गया। हमने चैप्टर में क्या सीखा कि इंडिया में आप जिस भी स्टेटस के अंदर होते हो उस हिसाब से आपका इनकम को कैलकुलेट किया जाता है ना। अब अगली बात देखो, सुनना ध्यान से। अब एक सवाल जो तुम खुद सोच के बताना, ये बंदा आरओआर है, तो तीनों बंदे इंडिविजुअल हैं, तीनों किससे टैक्स देंगे, स्लैब से। क्वेश्चन साइलेंट है तो हम मान लेंगे नया स्लैब, क्या मान लेंगे नया स्लैब, वही 3-6, 3 का पहाड़ा 5 का पहाड़ा। अब ये आरओआर है, आरओआर है, नया स्लैब मिलेगा, है ना, राइट। कितनी इनकम है इसकी, 13,10,000। डिस्काउंट मिलेगा इसे, नहीं मिलेगा। तो क्योंकि डिस्काउंट मिलता है 7 लाख वालों को, वही 25,000 का, इसे नहीं मिलेगा, सीधा 3-6 का पहाड़ा बन के निकाल दोगे टैक्स, सेम इसका निकाल दोगे, डिस्काउंट मिलेगा इसे, नहीं, और इसको मिलेगा नहीं। तीसरे वाले कितनी इनकम है, हाँ, इसको मिलेगा डिस्काउंट नए स्लैब के हिसाब से, एज इनकम इज लेस देन देयरफॉर 25,000 और टैक्स लायबिलिटी विच एवर लेस का 87A का डिस्काउंट मिलेगा। नॉन रेजिडेंट है पूरी ज़्यादा, बिल्कुल सही बात, लगा लो काटे। क्यों, क्या नॉन रेजिडेंट को हम डिस्काउंट देते हैं, बस जो हमने गलती करी यही बच्चा एग्जाम में गलती करता है। तो बहती गंगा में हाथ मत धो लेना, ठीक है। क्यों नहीं मिलेगा डिस्काउंट, एज इट इज, बात समझ में आई, इसलिए नंबर कटते हैं। हाँ, है ना, एनआर को ही मना किया, नॉन रेजिडेंट को ही मना किया, नॉन रेजिडेंट को डिस्काउंट नहीं देंगे। तो इसको डिस्काउंट मिलेगा अगर 7 लाख तक इनकम है, इसको डिस्काउंट मिलेगा 7 लाख इनकम है, इसको डिस्काउंट मिलेगा 7 लाख की इनकम पर अगर ये क्या होता, रेजिडेंट होता, लेकिन नॉन रेजिडेंट इसको डिस्काउंट, बस समझ गए ना बात। बस एग्जाम में यही गलती होती है, टेस्ट का पेपर मुश्किल होता नहीं, टेस्ट का पेपर लोगों को, बच्चों को इसलिए मुश्किल लगता है क्योंकि प्रोविजन बहुत ज़्यादा है, और तुम्हारे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें घूमेंगी। अच्छा अगर ओल्ड स्लैब हुआ तो, उसने बोल दिया अज्यूमिंग 115 BAC नॉट फॉलोड, तो तुम कौन सा स्लैब लोगे, ओल्ड। अब आरओआर है 2.5, उम्र 60 से कम,
ये भी किसका मिलेगा 2.5, और ये भी, ये नॉन रेजिडेंट है, तो नॉन रेजिडेंट को उम्र कितनी भी हो कितना मिलना है 2.5। एक तो बच्चा कई बार ये भूल जाता है। फिर आता है डिस्काउंट, डिस्काउंट की लिमिट क्या है 5 लाख और 12,500, 5 लाख और 12,500 डिस्काउंट। तो इसको मिलेगा क्या नहीं, इसको मिलेगा क्या नहीं, इसको बच्चा दे देगा डिस्काउंट क्योंकि इसकी इनकम कितनी है 5 लाख से नीचे, पर मिलना चाहिए नहीं क्योंकि ये कौन है नॉन रेजिडेंट। बात समझ में आई? तो इस क्वेश्चन को अगर थोड़ा सा और ट्रिकी बनाना हो तो यहां पर वो लिखेगा, ये गलती से ईयर गलत होगा ना, यहां पर वो लिखेगा कि कैलकुलेट द इनकम, कैलकुलेट द टोटल इनकम एज वेल एज, बस। तो उसने चैप्टर नंबर 2 भी पूछ लिया और चैप्टर नंबर 1 भी पूछ, दोनों चैप्टर एक ही मिक्स हो गए। क्वेश्चन आया 2 से, लेकिन साथ में 1 भी तो जोड़ दिया क्योंकि 1 में हमने ये तो सीखा था टैक्स लायबिलिटी कैसे निकालते हैं, बस। तो टैक्स लायबिलिटी को इतना पक्का कर लेना, पता लगा मैं तुम्हें हाउस का चैप्टर पढ़ा रहा हूं, मैं तुम्हें बिजनेस का चैप्टर पढ़ा रहा हूं, है ना, तो नीचे बोल देगा कैलकुलेट द इनकम ऑफ द बिजनेस एंड ऑल्सो कैलकुलेट टैक्स लायबिलिटी। तो चैप्टर नंबर 1 पता क्या है, नमक है, नमक क्या है बोलो जल्दी, क्या है नमक है, वो हर चैप्टर के साथ जुड़ा है। कोई सा भी चैप्टर पढ़ लो इनकम टैक्स में सीधी एक लाइन लिख देगा कैलकुलेट टैक्स लायबिलिटी, तो भूल मत जाना वो सारे रूल जो सिखाए हैं, अंग्रेजों से बदला नंबर 1, बदला नंबर 2, डिस्काउंट 87A, पुराना नया, 3 के झूले, 2.5, 5, 10 का झूला, ये सब याद रखने हैं तुम्हें, है ना, राइट। उम्र की सीमाओं न जन्मों का हो बंधन, नए स्लैब में नहीं है, लेकिन उम्र की सीमा जन्मों का बंधन पुराने स्लैब में है। बुढ़ापा 60 साल 80, याद आई बात। तो अब तुम्हारा होमवर्क क्या, जैसे एक तो ऐसा क्वेश्चन करना है और आगे बढ़ने से पहले और रेपटे खाने से पहले चैप्टर नंबर 1 की क्या दिखानी तुम्हें समरी, या तो यहीं दिखा देना वरना ग्रुप बन गया, ऐड हो गए तो कोई बात नहीं। चैप्टर नंबर 1 की समरी, समरी में क्या करना है बताओ, एक पेज में या 1 या 2 पेज में, वर्टिकल मत लेना, कैसे लेना हॉरिजॉन्टल पेज लेना, और क्या बनाना टैक्स लायबिलिटी, ओल्ड न्यू डिफॉल्ट, ये तो लिखोगे ओल्ड और न्यू डिफॉल्ट, ठीक है। क्या लिखोगे इसमें 2.5 की भी है और 3 की भी एज पर है, 3 लाख की भी एग्जेम्पशन है, और 5 लाख की भी है, एज अबव 60 और एज अबव 80, और 5 लाख का सबको डिस्काउंट है। पहला ये हो गया। दूसरा क्या लिखूंगा 87 है इनकम अप टू 5 लाख, देन 87 है रिबेट इज इक्वल टू टैक्स लायबिलिटी और 12,500 विच एवर लेस, एक ये लिखा। और प्लस हाँ एक मिनट रुक जाए ना, वो तो तुम हेल्थ सेस वगैरह तुम अपने आप जोड़ लोगे वो तो। नॉन रेजिडेंट और उसको कुछ नहीं मिलेगा। अब ये लिख देंगे, चलो फॉर नॉन रेजिडेंट नो स्लैब रेट इज फिक्स 2.5 लाख, नो नो 80, है ना, नॉट फॉर, ठीक है, इसका स्लैब जोड़ देना फॉर ऑल एजेस 3 से 6, 6 से 9, 9 से 12, 12 से 15, 5 का पहाड़ा लिख दिया। फिर 87 है 7 लाख तक की इनकम या 25,000 whichever is less, और टैक्स लायबिलिटी और 25,000 whichever is less, है ना, साफ साफ बनाना। सेम बात नॉन रेजिडेंट के लिए नहीं होता, यहाँ पर नॉन रेजिडेंट और रेजिडेंट का कोई एज फैक्टर नहीं है। 2.5 लाख 3 लाख रुपए से स्लैब शुरू होगा फॉर ऑल, यही तो पढ़ा है हमने, है ना। तो न्यू स्लैब का 115 BAC, और साथ में यहाँ लिख देंगे भैया ABCD क्या करनी पड़ेगी, ABCD आपको याद करनी पड़ेगी। जो MCQ में क्वेश्चन आ सकता है कि अगर ये इनकम है और मैं 115 BAC फॉलो कर रहा हूं तो क्या मुझे इस एग्जामिशन की या इस खर्चे का फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा। अभी तो पता ही है ना कि मतलब अगर 115 फॉलो कर रहा है तो कोई भी एग्जाम नहीं नहीं नहीं, और हैं क्यों नहीं है, और तो वो बता जो वहां नहीं, वो तो पढ़ेंगे ना चैप्टर के साथ साथ। वो तो मान लो जैसे हमने अगला चैप्टर शुरू किया तो अगले चैप्टर में एक मान लो कोई खर्चा आ रहा है ना, राइट। अब एक खर्चा आ रहा है कोई भी,
तो उस खर्चे को पढ़ने के बाद तुम्हें पता होना चाहिए क्या ये खर्चा 115 बीएसी में है। अगर वो 115 बग में है तो फिर उसका बेनिफिट मुझे नहीं देना। अगर मैं कौन सा स्लैब फॉलो कर रहा हूं 115 बग, और अगर वो खर्चा 115 बग में नहीं है तो फिर क्या होगा, फिर 115 बग भी हो तो भी आप उस खर्चे का फायदा उठा सकते हैं। तो भाई ये जो मैंने तुम्हें एबीसीडी सिखाई थी, ये है ना, ये जो एबीसीडी सिखाई थी ये तुम्हें तब समझ में आएगी बात जब हम उस चैप्टर को पढ़ेंगे तो तुम्हें समझ में आएगी बात कि इसके साथ साथ दूसरे खर्चे भी होते हैं, इसके साथ साथ दूसरे खर्चे भी। 115 बग याद कर लो, बाकी सारे खर्चे क्या होंगे, चाहे पुराना हो चाहे नया हो, अलाउड है। बात समझ में आई ना। तो चैप्टर वाइज पढ़ेंगे, ठीक है। अब जैसे 115 बग में तुमने देखा होगा ये मैंने तुम्हें पढ़ाया था, अलाउंसेस जो हैं वो 115 बग को नहीं मिलेंगे, लेकिन डेली अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस, ट्रैवल अलाउंस ये मिलते हैं। तो ये तुम्हें याद रखनी पड़ेगी ना बात, है ना। हाउस रेंट अलाउंस पढ़ेंगे जब हम, तो तुम्हें याद रखनी है बात कि अगर हाउस रेंट अलाउंस है तो हाउस रेंट अलाउंस के बेनिफिट 115 बग के तहत नहीं मिलेंगे, अगर मैं पुराना स्लैब फॉलो करूंगा तो मिलेंगे। समझ में आई ना बात। तो ये तुम्हें पढ़ते पढ़ते टाइम पे याद आनी चाहिए कि ये बातें हमने इसमें पढ़ी है नहीं पढ़ी है। तो चैप्टर नंबर 1, इसलिए मैं कह रहा हूँ चैप्टर नंबर 1 जो हमने टैक्स लायबिलिटी पढ़ा है वो बिल्कुल नमक की तरह है, वो आने वाले चैप्टर में, है ना। अब ये मान लो मैंने सैलरी वाले चैप्टर में पढ़ लिया, ये मैंने मान लो हाउस प्रॉपर्टी के चैप्टर में पढ़ लिया, ये मैंने बिजनेस वाले चैप्टर में पढ़ लिया। तुम्हें पता होनी चाहिए बात कौन सी बात 115 बग में लिखी है, ठीक है, राइट। तो तब से तब को आपको लिंक होनी चाहिए बात। तो एबीसीडी इसलिए पहले पेज में बना लेना, ताकि हर चैप्टर को शुरू करते टाइम पे पहले से मुझे पता हो कि 115 फॉलो करूंगा तो ये बेनिफिट मुझे नहीं मिलेंगे। तो मुझे पहले से पता होना चाहिए चैप्टर शुरू करने से पहले। रेजिडेंशियल में ऐसा कुछ नहीं है, रेजिडेंशियल के बाद हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, उस चैप्टर का नाम है सैलरी। कौन सा चैप्टर, कि अगर मैं जॉब करके पैसे कमाता हूं सैलरी के नाम से तो मुझे मेरे ऊपर क्या क्या टैक्सेस प्रोविजन लगेंगे। तो सैलरी चैप्टर को शुरू करने से पहले मुझे पता होना चाहिए कि 115 बग के हिसाब से ये बेनिफिट सैलरी के होते हुए भी मुझे नहीं मिलेंगे। तो जब सैलरी शुरू करेंगे तो हम पहले पढ़ लेंगे ये बात, ठीक है, कि इन चीज़ों का ध्यान रखना। तो बुक में नोट करते चलेंगे हर चैप्टर के आगे। बात समझ में आई। तो इतना कौन सा समझ में आया। अब सस्पेंस वाली बात, हर बार की तरह सस्पेंस फिर से छोड़ते हैं। अगली क्लास का सस्पेंस क्या है, अगली क्लास का सस्पेंस है कि ये सोचो कि ROR बनने में फायदा है, RNOR बनने, तुम्हें अपने दिल से सोचो, या तुम्हें NR बनने में फायदा है। क्यों नहीं, मिनिमम टैक्स छोड़ो, उसमें तो डिस्काउंट भी नहीं मिलता। भाई मेरी इनकम मान लो 7 लाख है NR बन के, मुझे डिस्काउंट नहीं मिलेगा, फिर भी तुम कह रहे हो NR बनने में फायदा है। हाँ मुन्नी, ये कह रहा RNOR में फायदा है ना, पहले भी हम डिसाइड कर सकते हैं। अरे ROR बनने में सबसे ज्यादा नुकसान है, चांद पे भी कमाओगे, NR में ही बनने में फायदा है। समझ गए, NR बनने में क्यों फायदा है, क्योंकि NR बनने में सबसे कम इनकम इसलिए आती है क्योंकि मैं विदेश में जो पैसा कमाऊंगा उसमें मुझसे ताई टैक्स नहीं मांग सकती। ताई का अधिकार टैक्स मांगने का तभी है जब मैं इंडिया में पैसे कमाऊं या इंडिया में प्राप्त करूं, और इंडिया में पहला प्राप्त करने का पूरा अधिकार मेरे पास है। और दुनिया में कोई भी ऐसा बंदा हुआ ही नहीं आज तक जिसने फर्स्ट शिफ्ट इंडिया में कर दी हो, है कि नहीं बात। भाई मान लो मैं दुबई में रहता हूं, तो तुम्हें लगता है कि मेरा खाता दुबई में नहीं होगा, तो मैं दुबई, और मैं भाई बच्चों को पढ़ा के कुछ पैसे कमा रहा हूं, तो मैं तुमसे ये बच्चों से ये क्यों बोलूंगा इंडिया भेज दे पैसे, मैं क्या बोलूंगा दुबई भेज दे, अपने आप देख लूंगा मैं। तो फर्स्ट शिफ्ट इंडिया में कोई NR करता ही नहीं जब तक कि भयंकर मजबूरी ना हो कि इमरजेंसी में कहीं और जाना पड़ रहा, तुमने कह दे भाई वहां भेज दे पैसे, है कि नहीं बात। तो जाओ समझ में बात। तो NR में फायदा होता है नहीं होता, NR में फायदा होता है। अब NR में फायदा होता है तो ताई सोचो NR बनाने के टफ रूल बनाएगी या ROR बनाने के टफ रूल बनाएगी, NR।
अगली क्लास में हमें यह जानना है कि टाई ने ऐसे भयंकर रूल बना रखे हैं कि कुछ भी तिगड़म लगा के तुम्हें क्या बना दे, क्योंकि टाई को पता है अगर तुम्हें आर और बना दूंगा ना, बना देगी टाई, तो तुम चांद पे भी कमाओगे ना टेस्ला वाले की तरह, तो भी टाई बोल देगी चांद पे कमा लेना, टैक्स तो तू इंडिया में भरेगा, है ना। तो अगले लेक्चर में सस्पेंस यही है कि टाई ने कुछ ऐसा गेम खेल रखा है डेज का, 182 दिन का, 120 दिन का, ऐसा गेम खेल रखा है डेज का कि तुम्हें तो छोड़ो, जादू 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 भी मिल जाए ना ताई को, तो ताई सोचे कि जादू को भी क्या बना लूं, आर ओ आर बना लूं, क्योंकि अगर वो आर ओ आर बन गया तो क्या करेगा, इंडिया में टैक्स देगा। अब सिंपल सी बात सुनो ध्यान से, एक बात बस। अब सोचो अगर ताई ने मिचेल स्टार्क, जिसने आईपीएल में 24 करोड़ रुपए कमा लिए एक महीने में ही, अगर गलती से आरओआर बन जाए वो, फिर 4 करोड़ रुपए ताई के एक महीने के अंदर एक बंदे से। और ऐसे आईपीएल में 50 प्लेयर होते हैं हर टीम में, अरे 10 तो टीम ही है, 8-10 तो टीम ही है, और हर 8-10 टीम में कम से कम 7-8 प्लेयर कैसे होते हैं भाई, टोटल 20-22 प्लेयर खरीदते हैं वो, जिसमें से 7-8 कौन से होते हैं, विदेशी प्लेयर होते हैं, है कि नहीं बात। तो एक टीम में अगर 7 प्लेयर है और मान लो मोटा मोटी 10 टीम है, तो कितने प्लेयर हो गए, 70 लोगों को तुम 24 करोड़ नहीं दे रहे, 2, 4, 5, 10 इतने करोड़ तो दे रहे हो। तो ताई को पता है एक महीने के इवेंट पर, है ना, अगर मैं 100 करोड़ रुपए कमा लूं, वो कब कमा पाऊंगी, जब वो क्या बन जाए, आरओआर। तो ताई अगर कुछ ऐसे लॉ बना दे कि आईपीएल खेलने वाला आरओआर बन जाए, तो मजे ना आ जाए ताई के। तो ताई ने आरओआर के जो रूल बना रखे हैं वो बनाए हैं सेक्शन 6 के तहत। ताई ने कहा हम भी छक्के लगाएंगे भाई 6 के तहत। और टैक्स लाइबिलिटी कैसे निकाली है, 5 के तहत। कैसे निकाली, राइट 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 रॉन्ग, और राइट राइट अगर एचओ और रॉन्ग। तो 5 पढ़ लिया हमने आज। 6 में क्या पढ़ेंगे कि आरओआर कैसे बनते हैं, और सॉरी सिर्फ और सिर्फ एनआर कैसे बनते हैं, है ना। तो ये सस्पेंस अगली क्लास में खुलेगा, किस तरीके से हम दुनिया के किसी भी बंदे को आरओआर की कैटेगरी में लपेटें और उससे। अच्छा एक बात देखो, अगर मिचेल स्टार्क आरओआर बन गया तो यहां पे जो 24 करोड़ कमा रहा है उसको देगा टैक्स, खुद सोच के होता है। और जो ऑस्ट्रेलिया में खेले कमा रहा है, क्योंकि हमने क्या लिखा भाई, आरओआर बनते तो चांद पे भी कमाएगा। तो कह रहा है कि मैं भैया ऑस्ट्रेलिया में लीग खेलूं, मैं साउथ अफ्रीका में लीग खेलूं, मैं पाकिस्तान चला गया पीएसएल खेलने, है कि नहीं बात। तो हम उससे बोल देंगे पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया भ्रमण करके जहां जहां तू खेलेगा उन सब पे टैक्स कहां लगेगा, तू चांद पे खेला क्रिकेट, तुझे टैक्स कहां देना है, इंडिया में। आरओआर के मजे है कि नहीं, है कि नहीं बात। बस आरओआर के लिए ताई चाहती है हर कोई क्या बन जाए, आरओआर बन जाए, तो मजे आ जाएंगे, है कि नहीं बात। मिचेल स्टार्क क्या चाहता है, क्या बना रहा हूं, एनआर। कह रहा 24 करोड़ कमाऊंगा, दे दूंगा 4 करोड़, लेकिन मैं जो पाकिस्तान में खेल के, साउथ अफ्रीका में खेल के, इंग्लैंड में खेल के पैसे कमा रहा हूं, उसका टैक्स इंडिया में क्यों भरूं, है ना। तो तुम और मैं बनना एनआर चाहते हैं, और ताई हमें बनाना आरओआर चाहती है ना। इसका खुलासा अगली क्लास में करेंगे, और बनना ना बनना दोनों ही हमारे हाथ में है। ताई कह रही जा तुझे बस लिख के दे दिया, तेरी जो मर्जी तो कर ले। तो अगली क्लास में पता लगेगा हमें अपने आप को एनआर कैसे बनाना है। एनआर बन गए तो टैक्स कम जाएगा। डिस्काउंट क्या, तेल लेने हमें क्या करना है, हम तो टैक्स ही ना देंगे तो तेल वेल क्या डिस्काउंट की बात क्या करनी है। तो अगली क्लास में हम सीखेंगे हम एनआर कैसे बन सकते हैं, ठीक है, समझ गए। तो मिस नहीं करेंगे, छुट्टी नहीं मारेंगे। चलो बच्चों, टाटा बाय बाय, टेक केयर। अब हो सकता है अगली क्लास से मैं तुम्हें थोड़ा, अगली या उससे अगली क्लास में, अब एक हफ्ता पढ़ लिया ना, फिर 3 टाइम याद रखना, हमारा 2 से 5 का होता है। जिस टाइम मैं छोड़ रहा हूं मैं तुम्हें ब्रेक दे दिया करूंगा, है ना। ठीक है, बाय बाय। हैं? हाँ, नहीं भाई मैं एनआर नहीं हूं। वो पूछ रहा है आप एनआर हो क्या। अगली क्लास में बताऊंगा क्यों मैं QRNOR हूं। चलो बाय बाय।